ग्लोबल अबिस, माई स्किल्स कैन एनहांस इनफाइनेटली। अध्याय 1, स्मृति जागृत करना। सड़कें नियॉन लाइटों से जगमगा रही थीं और कम कपड़े पहने महिलाएं टहल रही थीं, साथ ही जेब्रा क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइटें और बेकाबू डंप ट्रक भी थे। बीप टिल्डर टिल्डर। एक तेज सीन ने सपने को छेद दिया और ताओ यू अपनी नींद से जाग गया। बहुत पसीना आ रहा था और सांस लेने के लिए हौंफ रहा था। प्रत्येक सांस के साथ एक हल्की बासी और पसीने वाली गंध उसके नथुनों में प्रवेश कर रही थी, जिससे धीरे धीरे ताओ यू को होश आ रहा था। ये फिर से घटित हो रहा था, वही सपना, इतना स्पष्ट कि वह भ्रम और वास्तविकता में अंतर नहीं कर पा रहा था। चाहे वह ताओ यू था जो 21वीं सदी का सामाजिक प्राणी था, या ताओ यू था जो बाहरी शहर से आया लगभग 18 वर्षीय युवक था, वह अपनी राह खोने लगा था। पिछले कई वर्षों से उसे कभी कभार यह सपना आता था, लेकिन जैसे जैसे 18वां जन्मदिन, जो जागृति का दिन है, नजदीक आता गया, सपने अधिक बार आने लगे, और पिछले महीने में जब भी वह अपनी आंखें बंद करता तो ये सपने आते। पहले तो उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ तनाव और भ्रम है क्योंकि जागृति का दिन नजदीक आ रहा था, लेकिन अधिक यादों और जानकारी के साथ व्यवस्थित और सुसंगत यादों और ज्ञान ने उन्हें बताया कि यह सब वास्तविक था। उन उपन्यासों के अनुसार उनके सपनों से प्राप्त यादों में ये किसी दूसरी दुनिया में पुनर्जन्म होना चाहिए। अपनी यादों में शांतिपूर्ण, गर्म और सुंदर दुनिया के बारे में सोचना, और फिर ईंटों और तख्तों से बने नम बिस्तर को देखना, दागदार एस्बेस्टस की दीवार को देखना और कार्डबोर्ड से पैच की गई खिड़कियों को देखना। ताओ यू की अभिव्यक्ति कुछ हद तक खाली हो गई। खिड़की के ऊपर कार्डबोर्ड के अंतराल के माध्यम से उसने बाहर के घने अंधेरे को देखा, अंधेरे में हवा को सुना और कुछ धीमी फुसफुसाहट और अस्पष्ट फुसफुसाहट सुनी, जिससे ताओ यू की भावनाएं और भी जटिल हो गईं। बेडसाइड टेबल पर एक पुराना तेल का लैंप था, जिसकी लौ सोयाबीन के आकार की थी, जो छोटे से कमरे में धुंधली रोशनी डाल रही थी। लेकिन सारी रोशनी अचानक खिड़की पर रुक गई, मानो बाहर तक नहीं पहुंच पा रही हो। लौ की कभी कभी टिमटिमाहट से कमरे में छायाएं हिलने लगती थीं, मानो जीवित हो गई हो, और ऐसा लग रहा था मानो ये छोटी सी लौ किसी भी क्षण बुझ सकती है। क्या सचमुच कोई शांतिपूर्ण दुनिया है जहां हर कोई मांस खा सकता है? 18 वर्षों तक इस संसार में रहने के बाद उसे अपने पिछले जीवन की स्मृतियां, जो उसे सामान्य सी लगती थी, अब किसी दूसरे जन्म की लगती थी। पिछले जन्म में जिन चीजों को वह सामान्य और स्वाभाविक मानता था, वे इस जन्म में पुनर्तः विलासिता थी, मात्र इच्छाएं थीं। वह इस दुनिया से क्यों नहीं हो सकता जो उस दुनिया तक गया था? पिछले 18 वर्षों में उसने जो युद्ध और जीवन रक्षा कौशल का अथक अभ्यास किया था, उसके आधार पर वह कम से कम 21वीं सदी के महानगर में एक अंगरक्षक या एक लिव इन दामाद तो होता। रसातल। इस दुनिया में हर किसी के सिर पर डेमोक्लस की तलवार लटक रही है, जो अंतहीन साम्राज्य का अंत है। किसी को नहीं पता था कि दुनिया का ध्यान रसातल की ओर आकर्षित हुए कितने वर्ष बीत चुके थे। ताओ यू को जो सीमित ज्ञान था, उससे उसने ये जाना कि जब रसातल ने पहली बार दुनिया को निगलना शुरू किया, तो दुनिया की इच्छाशक्ति सहज रूप से जाग उठी, जिसने सभी लोगों को रसातल का विरोध करने की शक्ति प्रदान की। यह पाइनियर्स द्वारा एबिसल रिफ्ट के भीतर दुनिया के टुकड़ों में प्रवेश करने और दुनिया के अस्तित्व को लंबा करने के लिए युआन फोर्स पर कब्जा करने के कारण ही संभव हुआ कि आज तक जीवन जारी है। पिछले कुछ वर्षों में वास्तव में क्या हुआ था, ताओ यू को नहीं पता था, लेकिन ग्रे कोहरा, जो एबिस के आक्रमण का प्रतीक था, पहले ही दुनिया भर में फैल चुका था, जिसने मानव बस्तियों को शहरों और आश्रयों में बदल दिया था। शहरों के बीच संपर्क लगभग टूट चुका था और केवल इच्छा के दीपक की रोशनी से ही धूसर कोहरे के बीच रास्ता रोशन हो पाता था, जिससे आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता था तथा आदान प्रदान भी बहुत कम हो जाता था। सभ्यता की ज्वाला जो प्रत्येक शहर में कोहरे को दूर करती है और प्रत्येक के 18वें जन्मदिन पर जागृति का दिन दुनिया की इच्छा द्वारा छोड़े गए अंतिम उपहार की तरह लगता था। खिसियाहट टिल्ड। बाहर घने अंधेरे में दूर से मुर्गे की बांग की आवाज आए, मानो एक पल में ही सारा अंधेरा गायब हो गया हो और एक मंद रोशनी प्रकट हो गई हो। बांग सुनकर ताओ यू भी अपनी कल्पना से बाहर आ गया और खिड़की के बाहर की धुंधली रोशनी को देखकर वह खुद को रोक नहीं सका और एक गहरी सांस ली। फिर उसने बिस्तर के सिरहाने काले तेल से सने तेल के दीपक को घुमाया, जिससे सोयाबीन के आकार की लौ बुझ गई। हाल ही में बाहरी शहर में अधिक से अधिक गायबियां हुई थीं और यह स्पष्ट नहीं था कि अंत कब आएगा। उसे उम्मीद थी कि आज के जागरण के दिन वह सफलतापूर्वक एक लड़ाकू प्रतिभा को जगा पाएगा। अपने माता पिता के उपहारों को देखते हुए वह संभवतः सबसे अच्छी प्रतिभा जो जगा सकता था, वह संभवतः गतिशील दृष्टि थी।
यदि डायनामिक विजन का ग्रेड सी या उससे ऊपर पहुंच जाए तो शायद उसकी स्थिति बदल सकती है। प्लास्टिक के तले वाले जूते पहने, जिन पर एक अनजान काली गंदगी लगी हुई थी, ताओयू ने चरमराते पुराने दरवाजे को धक्का देकर खोला। बाहर एक लिविंग रूम था, जिसकी शैली उसके अपने कमरे जैसी ही थी। लिविंग रूम की दीवारें मुख्य रूप से एस्बेस्टस बोर्ड और लोहे की चादरों से जुड़ी हुई थीं, और बीच में जंग लगी एक मेज थी, जो 3 तिपाइयों से बनी थी। लिविंग रूम में कई स्टूल भी शैली में भिन्न थे, जैसे कि उन्हें विभिन्न सामग्रियों के टुकड़ों से एक साथ जोड़ा गया हो, लकड़ी, त्रिकोणीय, धातु, सभी प्रकार के। पानी की टंकी के पास जाकर ताओयू ने एक चीनी मिट्टी का बर्तन उठाया और एक मजबूत एल्यूमिनियम मिश्र धातु की करछूल का उपयोग करके पानी से भरा बर्तन भर लिया। अपने प्रतिबिंब को देखते हुए, एक पतला चेहरा जिसमें नाजुक विशेषताएं थीं, ताओयू को भावनाओं का एक उलझन महसूस हुआ। वह देखने में बुरा नहीं था, बस ऐसा लग रहा था कि वह कुपोषित था। इस महीने सपनों की उच्च आवृत्ति ने उसके विचारों को उसके पिछले जीवन के विचारों के साथ अधिक से अधिक मिलाना शुरू कर दिया था, जिससे उसका दिमाग बहुत तेज हो गया था। चीख टिल्डा। दरवाजा खुलने की वही खटखट की आवाज सुनाई दी और एक सांवली, सक्षम दिखने वाली महिला कमरे से बाहर निकली। उसने ताओयू को देखा और अपने सफेद दांत दिखाते हुए मुस्कुराए। नोव LBJNN। आहियो, आज तुम्हारा जागरण दिवस है। तुम्हें अच्छी तरह आराम करना चाहिए। मैं खेत का काम संभाल लूंगा। भाभी, मुझे नींद नहीं आ रही है। ताओयू ने विनम्रता से महिला को सिर हिलाकर नमस्कार किया, फिर अपना चेहरा धोने के लिए आगे बढ़ा। ठीक है, माँ और पिताजी आज दोपहर तक लौट आएंगे। वे तुम्हारे लिए कुछ उपयोगी हथियार और उपकरण ला सकेंगे। महिला ने सोचा कि ताओयू बहुत चिंतित है, इसलिए उसने कुछ शब्दों से उसे सांत्वना दी। मैं पहले दिन तुम्हारे खाने के लिए कुछ ताज़ा चीजें ले आऊंगा। धन्यवाद, भाभी। ताओयू ने अपना चेहरा धोया और अपना आभार व्यक्त किया। गिनती के हिसाब से यह उसकी तीसरी भाभी थी। उसके सबसे बड़े और दूसरे भाई दोनों ही अपने जागरण दिवस पर मर गए थे। उसकी चौथी बहन की शादी हो चुकी थी, उसका 5वां भाई तोप के चारे के मिशन पर मर गया था, और उसकी छठी बहन पागल हो गई थी और सुरक्षा बल द्वारा मार दी गई थी। उसके अलावा परिवार में केवल उसके माता पिता, उसका तीसरा भाई, तीसरी भाभी और उसका 16 वर्षीय छोटा भाई ही बचा था। तोप के चारे के कोटे की प्राथमिकता को कम करने और अपने स्वयं के वजन आवंटन में सुधार करने के लिए उनके माता पिता हाल ही में 9वां बच्चा पैदा करने पर विचार कर रहे थे, लेकिन यह अनिश्चित था कि क्या वे अभी भी एक बच्चा पैदा कर पाएंगे। यद्यपि चूंकि उनके माता पिता दोनों की नौकरियां अपेक्षाकृत स्थिर थीं, इसलिए उन्होंने बचपन से ही अपेक्षाकृत स्थिर जीवन जिया था, लेकिन वे छोटी उम्र से ही जीवन और मृत्यु के आदी हो गए थे। एबिसल आक्रमण की शुरुआत से ही दुनिया की इच्छाशक्ति जागृत हो गई थी और लोगों को वापस लड़ने की शक्ति प्रदान की थी। जागृति दिवस सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ था। जागृति के दिन से इस दुनिया में हर किसी को खुद को मजबूत करने के लिए युआन फोर्स की खोज के लिए एबिसल रिफ्ट में कुछ समय बिताने की जरूरत थी, जिससे एबिसल की आक्रामक ताकतों के खिलाफ दुनिया की इच्छाशक्ति को मजबूत करने में भी मदद मिली। ये डेटा आधारित या पैनलबद्ध होने के बारे में नहीं था, बल्कि विश्व इच्छाशक्ति व्यक्तियों को जागृति दिवस के बाद अपनी क्षमताओं को अधिक स्पष्ट रूप से समझने में सक्षम बनाएगी और युआन बल के माध्यम से उनके सशक्तिकरण में तेजी लाएगी, साथ ही उनकी व्यक्तिगत प्रतिभाओं को भी जागृत करेगी। व्यक्तिगत प्रतिभाएं असंख्य और विचित्र थीं, जिनमें से अधिकांश युद्ध में बहुत कम सहायक थीं, तथा व्यक्तिगत विकास की गति को बहुत अधिक प्रभावित करती थीं। सीमित संसाधनों की समस्या के कारण युद्ध में रुचि रखने वाली प्रतिभाओं को कंपनियों से प्रशिक्षण तथा कुछ विशेषाधिकार और संसाधन मिलने की अधिक संभावना थी। उदाहरण के लिए ताओयू के पिता ताओ लॉन के पास ईगल आई ग्रेड सी जोड़ की प्रतिभा थी। हालांकि यह सीधे युद्ध में सीमित मदद करता था, लेकिन इसने उन्हें स्काउटिंग, स्नाइपिंग और टोही जैसी भूमिकाओं में कुछ लाभ दिए, जिससे वे कई वर्षों तक जीवित रह सके। उनकी मां होन शिया में निपुणता ग्रेड एफ की प्रतिभा थी, जो सैद्धांतिक रूप से ईगल आई की तुलना में युद्ध के लिए अधिक उपयुक्त थी, लेकिन उनका जन्मजात ग्रेड बहुत कम था, जो सबसे कम एफ से थोड़ा ही बेहतर था। यद्यपि ऐसे मामले भी थे जब लोगों ने अपनी प्रतिभा के स्तर में सुधार किया और यहां तक कि उनमें बदलाव आया या उनमें एक से अधिक प्रतिभाएं विकसित हुईं, लेकिन ऐसी घटनाएं एक साधारण परिवार के लिए स्पष्ट रूप से असंभव थीं। इसलिए उनकी मां ने उनके पिता से विवाह करने का निर्णय लिया ताकि अधिक उपयुक्त मानक लड़ाकू प्रतिभा डायनेमिक विजन को विकसित किया जा सके।
उन्होंने विनिर्माण कौशल में विशेषज्ञता हासिल करने का विकल्प चुना। उनके कुशल हाथों ने उन्हें चमड़े के कारखाने में वरिष्ठ कुशल कार्यकर्ता के रूप में नौकरी दिला दी। कई बच्चों को जन्म देने से उनके वजन में वृद्धि के साथ साथ पिछले कई वर्षों से कंपनी द्वारा उन्हें कोई कठिन कार्य नहीं सौंपा गया था। यद्यपि व्यक्तिगत प्रतिभाओं का आनुवंशिकता के साथ कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं था, ताओ यू के कई भाइयों और बहनों में से केवल उसके तीसरे भाई ताओ टोन को अपने माता पिता से अनुकूलित प्रतिभा विरासत में मिली थी तथा उसने डायनेमिक विजन ग्रेड डी जोड़ प्राप्त किया था। सैद्धांतिक रूप से वो इससे भी अधिक उपलब्धियां हासिल कर सकते थे, यहां तक कि एक समय तो कंपनी के सुरक्षा बल में शामिल होकर भी। लेकिन एक मिशन पर दोनों पैर गंवाने के बाद सब कुछ अचानक रुक गया। चाहे वह अंगों को पुनर्जीवित करने वाली वस्तुएं हो या यांत्रिक कृत्रिम अंग जो उसे लड़ाई जारी रखने में सक्षम बनाते, उनमें से कोई भी परिवार के लिए वहनीय नहीं था। सौभाग्य से चूंकि वह कंपनी के लिए एक मिशन पर घायल हो गए थे, इसलिए कंपनी ने उदारतापूर्वक उन्हें और उनकी पत्नी लीली को आजीवन तोप के चारे के कोटे से छूट दे दी, जिससे वे ऐसे कार्यों के लिए जबरन भर्ती किए जाने की चिंता से हमेशा के लिए मुक्त हो गए। दमनकारी दुनिया। ये दुनिया बहुत डरावनी है। घर से बाहर निकलते हुए सुबह की गाय के गोबर की गंध से सनी हवा में सांस लेते हुए ताओ यू ने फिर से आह भरी। उसने सोचा था कि अपने पिछले जीवन में एक ऑफिस कर्मचारी होना दुखदायी था, लेकिन इस दुनिया के लोगों को देखते हुए उसके मन में एक प्रकार की अवाकता थी, जिसने उसे आसमान की ओर देखने पर मजबूर कर दिया कि वह पहले कैसे जीवित रहने में कामयाब रहा था। हर दिन गायों को चारा खिलाना, गोबर साफ करना, दूध दोहना, खुरों की मरम्मत करना, खरपतवार निकालना और विभिन्न कृषि कार्य करना शामिल था। सारा खाली समय जागृति दिवस की तैयारी में जीवित रहने और युद्ध कौशल का अभ्यास करने में व्यतीत हुआ, और आज तक वह इस दुनिया के पात्रों को पूरी तरह से पहचान नहीं सका, जिससे वह अर्ध साक्षर बन गया। खेत की कड़ी मेहनत से अर्जित उपज, जिसका उनके परिवार की कमाई से कोई लेना देना नहीं था, को कंपनी द्वारा नियमित रूप से एकत्र कर लिया जाता था तथा केवल जीवन निर्वाह के लिए कुछ भोजन उपहार के रूप में छोड़ दिया जाता था। यदि उसके माता पिता की नौकरी अपेक्षाकृत स्थिर न होती, तो वह हर महीने घर चलाने के लिए कुल 300 यूनिट युआन फोर्स कमा लेता। पूरी तरह से अपने आप पर, अपने तीसरे भाई भाभी और छोटे भाई पर निर्भर रहते हुए दिन रात काम करने के बावजूद भी परिवार का भरण पोषण मुश्किल से हो पाता था। जागृति दिवस के लिए उपकरण और आपूर्ति के लिए बचत करने की बात तो छोड़ ही दीजिए। इसके अलावा उनके माता पिता को भी लगातार उनका वजन बढ़ाने के तरीके खोजने पड़े तथा उन्हें कंपनी में भर्ती होने से बचाने के लिए विभिन्न तरीके अपनाने पड़े। और 18 वर्ष की आयु हो जाने के बाद उसे भी इस पदानुक्रम में शामिल कर लिया जाएगा तथा उसे भी इस वजन को लगातार बढ़ाने के तरीके खोजने होंगे, जब तक कि उसके तीसरे भाई के साथ जो कुछ हुआ वैसा कुछ सौभाग्यपूर्ण न हो जाए। जीवन के लिए अदृश्य खतरे के तहत शातिर आंतरिक प्रतिस्पर्धा का स्तर पहले ही आसमान छू चुका था। दूर तक देखने पर ग्रे मिस्ट वॉल के नाम से जानी जाने वाली एक धूसर धुंध ने परिधि को पूरी तरह से ढक दिया था। घना घूमता हुआ कोहरा कभी कभी भीतर बदलती हुई परछाइयों को प्रकट कर देता था। नीली धुंध की एक हल्की परत ने इस धूसर कोहरे को दूर रखा। पीछे मुड़कर देखने पर उसे आंतरिक शहर की ऊंची ऊंची धब्बेदार दीवारें दिखाई दी। शहर की दीवार विभिन्न सामग्रियों से बनी हुई प्रतीत होती थी, जिसमें सभी प्रकार की धातु और कंक्रीट की संरचनाएं थीं, जिन पर भराई और मरम्मत के चिन्ह अंकित थे। दीवार के साथ साथ निगरानी टावरों और स्वायत्त बंदूक बुर्जों का वितरण भी देखा जा सकता था। दीवार के पार से देखने पर आंतरिक शहर की कुछ ऊंची इमारतें दिखाई देती हैं, जिन पर अतिरंजित नियॉन संकेत टिमटिमाते हैं तथा इमारतों के शीर्ष पर भी उसी प्रकार की पैचवर्क की झलक मिलती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसमें कुछ हद तक 21वीं सदी की वास्तुकला की शैली और तकनीकी अनुभूति थी, फिर भी ये किसी कूड़े के ढेर जैसी चीज के समान थी। ऊपर देखने पर एक विशाल शहर आकाश में तैरता हुआ दिखाई देता है, जिसके आधार से नीली रोशनी गिरती हुई प्रतीत होती है, जो नीचे की भूमि को धूसर कोहरे से बचाती हुई प्रतीत होती है। तैरते शहर के भव्य आधार के नीचे चिकने तेल से सने पाइपों की एक श्रृंखला आंतरिक शहर को बाहरी शहर और विभिन्न अन्य स्थानों से जोड़ती थी, जो शहर के बड़े लोगों के लिए सामान को ऊपर ले जाती थी। तैरता शहर, आंतरिक शहर, बाहरी शहर और बाहरी ग्रे मिस्ट स्पष्ट रूप से अलग थे तथा कई भिन्न भिन्न जीवन पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करते थे। अपने घर की ओर मुड़कर देखा तो पाया कि उसका जीर्ण शीर्ण फार्म हाउस मुख्य रूप से एस्बेस्टस शीट, धातु की प्लेटों और संपीड़ित बोर्डों से बना था, जिसमें संरचना के लिए कुछ ईंटें जोड़ी गई थीं,
और आसपास का खेत जो उनका नहीं था लेकिन उनकी देखभाल की जरूरत थी, ताओ यू ने उत्पीड़ित महसूस किया। छत के ऊपर एक अपरिष्कृत ऑटोनोमिक गन बोर्ड था जिस पर जंग के निशान थे और मशीन के तेल की गंध आ रही थी, जो कभी कभी घूमते समय चरमराहट की आवाज करती थी। ये स्वायत्त गन बुर्ज घर में सबसे मूल्यवान और महंगी वस्तु थी, जो थोड़ी दूरी से ग्रे मिस्ट राक्षसों को पहचानने और स्वचालित रूप से हमला करने में सक्षम थी। यह उन्नत युवान बल की वस्तु थी जो हर घर में नहीं मिलती थी। यद्यपि बाहरी शहर भी तैरते शहर की सभ्यता की ज्वाला के संरक्षण में था, फिर भी ग्रे मिस्ट के अंदर से राक्षस कभी कभी हमला कर देते थे। ताओ यू को याद आया कि वह साल में 7 या 8 बार रात के समय स्वचालित तोप बुर्ज की गर्जना सुनता था। यह उन राक्षसों की आवृत्ति थी जो बाहरी रात्रि प्रहरी और अन्य सभी संभावित अवरोधक किलों को पार कर फार्म तक पहुंच गए थे। सौभाग्य से आमतौर पर केवल छोटे बच्चे ही ग्रे मिस्ट से निकलकर सभ्यता की ज्वाला के संरक्षित क्षेत्रों में प्रवेश करते थे। इच्छा का दीपक कुछ अदृश्य गंदगी से रक्षा करता था, जबकि तोप बुर्ज कुछ ऐसी गंदगी से शारीरिक रूप से रक्षा करता था जो उसमें से निकल जाती थी। यही कारण था कि वे वर्षों से शांतिपूर्वक जीवित रहने में सक्षम थे। जैसे ही ताओ यू कुछ सोच में खोया हुआ था, घर के अंदर से एक बार फिर चरमराहट की आवाज आए और झुर्रियों और सफेद होते बालों से भरे चेहरे वाला एक दुबला पतला आदमी, साथ ही छोटे बाल वाली एक साधारण दिखने वाली महिला भी एक के बाद एक कमरे से बाहर आए। इस जीवन में ताओ यू के माता पिता थे, जिन्होंने 18 वर्ष की आयु तक उसे ऐसे कठोर वातावरण से बचाया था। यद्यपि पिछले जन्म की यादों के स्वप्नों ने उसे स्मृति विलय से थोड़ा भ्रमित कर दिया था, फिर भी जब उसने दोनों बुजुर्गों को देखा तो वह मुस्कुरा उठा। पिताजी, माँ, क्या आपको दोपहर तक वापस नहीं आना है? ताओ लॉन्ग ने अपने बेटे को देखा और उसके झुर्रियों वाले चेहरे पर एक दयालु मुस्कान आ गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। 7वां बच्चा पहले ही क्यों पैदा हो गया? यद्यपि जागृति दिवस पर जीवित रहने की दर बढ़ गई है, फिर भी आपको आराम करने और अपनी शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि आप अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकें। उनके सबसे बड़े और दूसरे बेटे की मृत्यु जागृति दिवस पर हुई थी, जिससे ताओ लॉन्ग और उनकी पत्नी को इस दिन के बारे में कुछ PTSD हो गया, जबकि मूल रूप से इस दिन जीवित रहने की दर 60% थी। इसलिए छोटे बच्चों के लिए पूरी तैयारी की गई थी तथा रोजमर्रा की जरूरतों पर कटौती करने को प्राथमिकता दी गई थी, ताकि जागृति दिवस पर अपने बच्चों के उपयोग के लिए पर्याप्त सामान इकट्ठा किया जा सके। दूसरे बच्चे की घटना के बाद से जागृति दिवस पर ऐसी कोई त्रासदी नहीं घटी है। मैं सो नहीं सकता, ताओ यू ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। कभी कभी जितना अधिक वह स्वयं को सोने के लिए मजबूर करता है, यह उतना ही अधिक मायावी हो जाता है और इसके बारे में कुछ भी नहीं किया जा सकता है। तो फिर हमारे साथ यात्रा पर चलो। ये सुनकर ताओ के पिता ने और आग्रह नहीं किया, बल्कि सहजता से व्यवस्था कर दी। हमने आपके अंकल वू को पहले भी गैरिसन में देखा था, अब वे प्रशिक्षक हैं और अभिवादन के बाद आपके समूह की कमान संभाल सकते हैं। चलो हम सब मिलकर उनसे मिलते हैं। कंपनी के पास एबिसल रिफ्ट में अपना स्वयं का निर्मित क्षेत्र था, जहां कई उत्पादन और युद्ध पेशेवर काम करते थे। यद्यपि ताओ यू के माता पिता अभी अभी अपने कमरे से लौटे थे, परंतु वास्तव में वे किसी दूसरी दुनिया से वापस आए थे, एक ऐसी दुनिया जो इस दुनिया के साथ पूरी तरह से समन्वित थी। जागृति दिवस द्वारा लगाए गए अनिवार्य आधे महीने के अस्तित्व अनुकूलन के बाद एक बार यह समाप्त हो जाने पर हर कोई लगभग 1/4 घंटे के ध्यान के बाद 2 दुनियाओं के बीच यात्रा कर सकता था। फिर पागलपन को रोकने के लिए नियमित रूप से एबिसल रिफ्ट का दौरा करने की आवश्यकता के अलावा वापस लौटने के लिए न्यूनतम अंतराल को घटाकर 5 दिन कर दिया गया था। यदि कोई कंपनी द्वारा सौंपे गए कार्यों के अलावा सभा स्थल तक पहुंच सकता था, तो जीवित रहने का दबाव वास्तव में कम हो जाता था। चाचा हूँ प्रशिक्षक बन गए। मुझे याद है कि उनका हाथ काट दिया गया था और उन्हें लड़ाई से अयोग्य घोषित कर दिया गया था, है ना? ताओ यू को कुछ आश्चर्य हुआ। हालांकि ताओ हू की आवाज ताओ लॉन्ग के भाई जैसी थी, लेकिन असल में वे सिर्फ चचेरे भाई थे। बाहरी शहर में जीवन के कुत्ते खाओ कुत्ते के दबाव के तहत नाम आमतौर पर लापरवाही से चुने जाते थे और एक ही नाम होना आम बात थी। वह भाग्यशाली था और उसकी मुलाकात एक कुलीन व्यक्ति से हुई जिसने उसे यांत्रिक वृद्धि में मदद की और उसकी ताकत न केवल बरकरार रही बल्कि बढ़ भी गई। ताओ लॉन्ग की आंखों में ईर्ष्या उभर आई। उनका छोटा भाई भी प्रतिभाशाली था, लेकिन ऐसा सौभाग्य न मिलना अफसोस की बात थी। अन्यथा किसी कुलीन की सेवा करना ठीक रहता। एड्स बाय पब फ्यूचर। ठीक है, चलो वहां चलते हैं, उसे भी वापस आ जाना चाहिए था। हॉन शिया रसोई से आकर स्मोक्ड मीट का एक बड़ा टुकड़ा लेकर आए।
कुछ काले हुए हिस्सों को झाड़ने के बाद वह भी बाहर निकल गई। स्मोक्ड मांस को देखकर दुबले पतले ताओ यू ने भी मुश्किल से निगला, ये वास्तव में क्रूर था। इस दुनिया में वास्तव में ऐसे लोग थे जो मांस नहीं खरीद सकते थे। अपने पिछले जीवन के व्यंजनों को याद करते हुए, भले ही उनके परिवार की परिस्थितियां औसत थीं, लेकिन इकलौते बच्चे के रूप में उन्हें कम से कम मांस खाने की आजादी थी। अब इस दुनिया में मांस एक विलासिता थी जिसे उन दिनों के लिए बचाकर रखा गया था जब उनके भोजन में सुधार हुआ था। यहाँ तक कि बाहरी शहर के मानकों के अनुसार भी इसे सभ्य जीवन स्थितियां माना जाता था। ताओ यू को अमीर रिश्तेदारों से मिलने में कोई आपत्ति नहीं थी, न ही उसके मन में एक प्रवासी का अजीबोगरीब अभिमान था। 18 साल तक इस दुनिया में रहने के बाद उसका सारा अभिमान खत्म हो चुका था। उनके माता पिता अनुभवी थे जो दशकों से इस तरह की दुनिया में रह रहे थे, और अब उनकी सलाह का पालन करना गलत नहीं होगा। इसके अलावा ताओ यू को अपने चचेरे भाई अंकल हू के बारे में अच्छी धारणा थी, जिनके पास भविष्य सूचक आंख ग्रेड सी की प्रतिभा थी और भविष्यवाणी करने की मजबूत क्षमता थी। ये क्षमता उसी स्तर के डायनामिक विजन से भी अधिक मजबूत थी। ग्रेड सी पर इसके मूल्य की तुलना ग्रेड बी डायनामिक विजन से की जा सकती है। वह रिश्तेदारों में सबसे अच्छे थे। चोट लगने के कारण उन्होंने युद्ध क्रम छोड़ दिया था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कुछ संपर्क हुआ था, इसलिए संबंध अच्छे थे। चोट लगने से पहले उसने तीसरे भाई को पढ़ाया था और चोट लगने के बाद ताओ यू के परिवार ने बदले में उसकी मदद की, इसलिए उनके बीच आपसी सहायता थी। NOWELLBEIN.CO ये रिश्ता अन्य चाचाओं, चाचियों और चचेरे भाइयों बहनों के रिश्तों से भी अधिक घनिष्ठ था। ताओ यू की खुद की शूटिंग प्रैक्टिस उनके हस्तक्षेप के माध्यम से हुई, जिससे गोली की खपत पर होने वाला काफी खर्च बच गया। ताओ यू के लिए, जो अपने पिछले जीवन में शांतिपूर्ण अवधि में रहा था, केवल 60% जीवित रहने की दर के साथ जागृति दिवस के लिए यथासंभव तैयारी करना स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छा उपाय था। 60% जीवित रहने की दर का मतलब यह नहीं था कि हर व्यक्ति के पास जीवित रहने की 60% संभावना थी, बल्कि इसका मतलब यह था कि बेहतर तैयारी और उच्च जीवित रहने की दर वाले लोग औसत को बिगाड़ देंगे। ताओ यू औसत आंकड़ों का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। हाँ, लॉन्ग, तुम इतने विनम्र क्यों हो रहे हो? यू बहुत दुबला है, उसे मजबूत होने के लिए अधिक मांस खाने की जरूरत है। अंकल हू एक छोटे कद के, मोटे और गहरे रंग के अच्छे कद के व्यक्ति थे। जब ताओ यू ने उन्हें फिर से देखा तो उन्होंने अपने कटे हुए हाथ की जगह एक पंख स्टाइल वाली यांत्रिक भुजा लगा ली थी, जिसने उनके बाएं कंधे को भी पूरी तरह से यांत्रिक बना दिया था। यद्यपि यांत्रिक भुजा से तेल की गंध आ रही थी और वह पॉलिश की हुई चमक के साथ चमक रही थी, फिर भी उसमें गिसावट दिखाई दे रही थी, जिससे पता चलता था कि यह कम से कम सेकंड हैंड थी, लेकिन ताओ हू के लिए उपयुक्त थी। स्मोक्ड मांस प्राप्त करने के बाद अंकल हू ने अपने तेल से सने यांत्रिक हाथ से ताओ यू के कंधे को दबाया और फिर बोले, लोग हर दिन जागते हैं, मेरे लिए आज की व्यवस्था करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इस बिंदु पर अंकल हू रुके, फिर आगे बोले, हालांकि मैंने सुना है कि 2 महत्वपूर्ण हस्तियों के बच्चे भी आज भाग लेंगे, इसलिए कुछ चीजें हैं जो मुझे पहले ही बता देनी चाहिए। 3. प्रतिभा। एक चौक के ऊपर एक पुरानी मूर्ति के सामने अलग अलग भाव भंगिमाओं वाले 200 से ज्यादा युवा एकत्र हुए थे। वे सभी आज 18 साल के हो गए थे और अपनी प्रतिभा को भी जगा रहे थे। इन 200 से अधिक युवाओं ने अलग अलग शैलियों के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन विविधता के बावजूद उनमें से प्रत्येक ने एक बड़ा बैग ले रखा था और उनमें से कई के पास विभिन्न आग्नेयास्त्र, हथियार और गोला बारूद थे। कुछ लोग तो इस भीषण गर्मी में गद्देदार कोट पहने हुए थे। उनके माथे पर पसीना था जो उसे उतारने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिससे एक अजीब सा भयावह दृश्य उत्पन्न हो रहा था। उस समय अंकल हू मूर्ति के सामने खड़े थे, अपने शक्तिशाली मशीनी दिखने वाले कृत्रिम अंग को हिलाते हुए कुछ सही घोषणा कर रहे थे। जब से तुम पैदा हुए हो, तुम पर निगम का बहुत बड़ा कर्ज है। जिस हवा में तुम सांस लेते हो, जिस मिट्टी पर तुम रहते हो, जो भोजन तुम खाते हो, ये सब निगम की ओर से तुम्हें उपहार है। आप निगम के संरक्षण के कारण ही अब तक जीवित बचे हैं, और अब निगम आपको अपना भाग्य बदलने का एक और मौका देगा। दर्शकों में ताओ यू, जो अभी भी एक गद्देदार कोट पहने हुए था और 20 किलोग्राम का बैकपैक उठाए हुए था तथा एके जैसी दिखने वाली असॉल्ट राइफल थामे हुए था, उसके चेहरे पर पूरी तरह से ऊब का भाव दिखाई दे रहा था। हालांकि वह जानता था कि यह अंकल हू का काम था,
लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि इतना जहरीला उपदेश इतनी जोरदार तरीके से दिया जा सकता है, और कुछ लोगों की उत्तेजित प्रतिक्रियाओं को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि कुछ लोगों ने वास्तव में इसे पूरा निगल लिया। आज सभी 200 लोगों ने अपना 18वां जन्मदिन मनाया, जो एक ही वर्ष, एक ही महीने, एक ही दिन जन्मे सच्चे साथी थे। ताओ यू, जो अंकल हू के साथ आया था, पहले ही मोटे तौर पर समझ चुका था कि इन 200 लोगों में से अधिकांश उसके जैसे ही आउटर सिटी के स्थानीय लोग थे। बाहरी शहर से आए उनमें से एक छोटा हिस्सा सुरक्षा बलों में शामिल हो गया था या लड़ाकू प्रतिभा वाले छोटे नेताओं के बच्चे थे। उपकरणों से कुछ हद तक असमानताएं स्पष्ट थीं। ताओ यू अपनी पुरानी असॉल्ट राइफल के साथ मध्यम श्रेणी का माना जाता था, जबकि उसके कई साथी बंदूक, घर में बनी बंदूकें या यहां तक कि आग्नेयास्त्रों के बजाय सिर्फ धारदार स्टील पाइप का इस्तेमाल करते थे। फिर भीतरी शहर से 6 या 7 साथी दूसरी ओर अलग अलग खड़े थे, पूरी तरह से लड़ाकू पोशाक, सैन्य बैकपैक, बुलेट प्रूफ जैकेट या पूरे शरीर के कवच से सुसज्जित, तथा यहां तक कि 3 लोगों ने, जिनके शरीर में पहले से ही यांत्रिक अंग लगे हुए थे, खुद को अलग पहचान दे रहे थे। इसके अलावा अंकल हू के पीछे एक पुरुष और एक महिला खड़े थे, जो उदासीनता का भाव लिए हुए थे और भी अधिक असाधारण थे। वे न केवल फॉर्मेशन के बाहर खड़े थे, बल्कि उन्होंने तकनीक की भावना से भरे स्किन टाइट कॉम्बैट सूट भी पहने थे, जो कुछ हद तक बैटल रॉयल के काले कॉम्बैट सूट के समान थे। पैडेड कोट पहनने वालों के समूह की तुलना में अंतर रात और दिन जैसा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। दोनों के समान रूप से सुंदर चेहरे और एक ही जन्मदिन को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि वे संभवतः फ्लोटिंग सिटी के किसी प्रभावशाली व्यक्ति के जुड़वां बच्चे थे। उद्धरण चिन्ह ... इसके अलावा आज आपका भाग्यशाली दिन भी है, आप मिट्टी के पांव वाले महत्वपूर्ण व्यक्तियों से मिलने का मौका, जिनसे आप शायद फिर कभी नहीं मिल पाते, आपके पास आ गया है। अथाह गहराई में प्रवेश करने के बाद युवा मास्टर सन और मिस सन को खोजने की पूरी कोशिश करो। उनसे मिला छोटा सा उपकार तुम्हारे लिए जीवन भर काम आ सकता है। अभियान में तुम्हें बिना किसी शर्त के उनकी आज्ञाओं का पालन करना है, समझे? चाचा हू ने जोर से भरी हुई ऊंची आवाज में इस बात पर जोर दिया। समझा। नीचे मौजूद भीड़ वाकई उत्साहित थी, जैसा कि अंकल हू ने कहा था। यह उनके जीवन में ऐसे प्रभावशाली लोगों से मिलने का शायद एकमात्र मौका था, यहां तक कि इनर सिटी के कुछ लोगों ने भी ऐसा ही महसूस किया। फिर भी ताओ यू इसके प्रति उदासीन था, मुख्यतः इसलिए क्योंकि अंकल हू ने पहले ही उन्हें निर्देश दे दिया था कि मिशन के दौरान यदि संभव हो तो उनसे दूर रहें। यद्यपि उनकी छाया में चलने से संभावित लाभ तो हो सकता है, परंतु जोखिम बहुत अधिक है। इन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बच्चे निस्संदेह असाधारण प्रतिभाओं के साथ पैदा हुए थे और उन्हें छोटी उम्र से ही पोषक तत्वों और विभिन्न कौशल प्रशिक्षणों के साथ पाला गया था। उनके सुसज्जित गियर और उनके परिवारों द्वारा दी गई युवान फोर्स के साथ वे दूसरों की तुलना में अधिक क्षमता के साथ पैदा हुए थे। जबकि साधारण लोगों का लक्ष्य केवल जीवित रहना था, ये दोनों निश्चित रूप से अधिक भाग्य की तलाश में होंगे, इसलिए खतरों की जांच करने के लिए उन्हें तत्काल तोप के चारे की आवश्यकता होगी। पुरस्कार तो बहुत बड़े होंगे, लेकिन जोखिम भी बहुत बड़े होंगे। लाभ या पुरस्कार चाहे कितने भी बड़े क्यों न हो, वे तब तक बेकार हैं जब तक आप उन्हें प्राप्त करने के लिए जीवित न रहें। यही बात इनर सिटी के उन पूरी तरह से हथियारबंद लोगों के लिए भी लागू थी, जिनके पास उन जुड़वा लोगों जितने फायदे तो नहीं थे, लेकिन जोखिम भी नगण्य नहीं थे, इसलिए जितना संभव हो सके उनसे बचना था। दूसरी ओर कुछ आउटर सिटी के छोटे मोटे नेताओं के बच्चों से संपर्क करना उचित हो सकता है। अंकल हू और कुछ अच्छे परिचित मित्रों ने उनका स्वागत किया था, और हालांकि वे वास्तव में मदद नहीं कर रहे थे, लेकिन वे गर्मजोशी के लिए एक साथ रहने को तैयार थे। सबसे पहले एक व्यक्ति को समान रूप से स्वीकार किए जाने के लिए अपना मूल्य प्रदर्शित करना होगा। यदि ताकत की कमी है तो उसे अपना स्थान पहचानना होगा। इस दुनिया में बिना कारण के प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती, यहाँ तक कि अंकल हू का समर्थन भी वर्षों की आपसी सहायता और उसके बाद बनी दोस्ती से आया था। यदि विकलांग होने के बाद उनका पतन नहीं हुआ होता, तो उनके परिवार को रिश्तेदार होने के बावजूद अधिक से अधिक केवल एक जागीरदार ही माना जा सकता था। उद्धरण चिन्ह ... ठीक है, समय लगभग समाप्त हो गया है और आपको पहले से ही पता है कि आपको क्या जानना चाहिए, लेकिन मुझे एक बार फिर जोर देना चाहिए कि इन 2 हफ्तों का मुख्य लक्ष्य जीवित रहना है। एड्स बाय पब फ्यूचर। दुनिया की इच्छा आमतौर पर आपको शुरुआत में सुरक्षित विश्व टुकड़ों में रखती है। फिर रेडियो का उपयोग करके आपको निगम के सभा स्थल को ढूंढना होगा, क्योंकि केवल वे ही लोग हैं जो वहां पहुंचते हैं,
जो रसातल में जीवित रहने की योग्यता रखते हैं। बोलने के बाद अंकल हू ने भी अपना हाथ ऊपर उठाया। उसी समय आकाश में तैरते शहर के तल पर शून्यता की धुंधली नीली लौ उभरती हुई प्रतीत हुई। बैकवोट बैकवोट बैकवोट। लौ से एक प्रकाश की किरण फूटी और उस मूर्ति पर पड़ी जिसका चेहरा अब पहचाना नहीं जा सकता था। अगले ही पल एक चमक ने चौक को ढक लिया और आज 18 वर्ष के होने वाले सभी युवा एक पल में गायब हो गए। हालांकि जैसे ही चमक फीकी पड़ी, अंकल हू, जो मुस्कुरा रहे थे, मूर्ति की ओर देखते ही तुरंत अपना भाव कठोर कर लिया। मूर्ति के धुंधले चेहरे पर एक हल्की नीली चमक उभरने लगी, जो धीरे धीरे प्रकाश के एक नए छोटे गोले में परिवर्तित हो गई, जिसे मूर्ति ने अवशोषित कर लिया। ये सुनकर अंकल हू ने तुरंत वॉकी टॉकी निकाली और पसीना बहाते हुए कहा, कैप्टन जी चुवान, इस बार टेलीपोर्टेशन में असामान्य उतार चढ़ाव है। क्षेत्रीय बंधन पूरा नहीं हुआ है। एक नया निर्देशांक उभरा है। 18 वर्ष की आयु होने पर सभी को स्वतः ही उपहार मिलता है और सैद्धांतिक रूप से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कहाँ हैं। वे सभी यहाँ इसलिए एकत्रित होते हैं ताकि सभ्यता की ज्वाला का उपयोग करके क्षेत्रीय एंकरिंग को पूरा किया जा सके, ताकि यह नया समूह कंपनी के घर से बहुत दूर न चला जाए। लेकिन अब टेलीपोर्टेशन फीडबैक से पता चलता है कि कोई समस्या थी। एबिसल रिफ्ट में अनंत विश्व टुकड़े हैं। थोड़ा सा विचलन का मतलब अनगिनत टुकड़ों को पार करना हो सकता है। यदि कोई केवल एबिस से होकर गुजरने पर निर्भर करता है, तो वे अपने जीवन काल में कभी भी एकत्रित होने वाले स्थान तक नहीं पहुंच सकते हैं। हालांकि ऐसी घटनाएं आम नहीं थीं, लेकिन पहले भी कुछ बार ऐसी घटनाएं हुई थीं। अगर यह बाहरी शहर के कुछ साधारण मिट्टी के पैरों वाले लोग थे या फिर भीतरी शहर के कुछ लोग भी थे, तो ये सिर्फ बदकिस्मती थी। अपने आप बच जाओ और अपने आशीर्वाद को गिन लो। लेकिन इस बार इसमें फ्लोटिंग सिटी के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के 2 बच्चे भी शामिल थे और अब स्थिति काफी अलग थी। हालांकि टेलीपोर्टेशन पूरा हो चुका था और कुछ भी इसे बदल नहीं सकता था। केवल एक ही काम करना था कि उस असामान्य क्षेत्र के निर्देशांक रिकॉर्ड किए जाएं, ताकि भविष्य में आने वाले नए लोग उसी क्षेत्र के पास लंगर डालने का विकल्प चुन सकें। यूटिल्डा। तीव्र चक्कर आने के कारण ताओ यू को उल्टी आने लगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसके अलावा उसने जो सूती गद्देदार जैकेट पहन रखी थी, उसकी घुटन के कारण उसने उतरते ही सबसे पहले दुनिया की इच्छा से मिले उपहारों की जांच नहीं की, बल्कि एक हाथ से छोटी कैलिबर की पिस्तौल निकाली और जल्दी से अपना बैग नीचे गिरा दिया ताकि अपने सूती कपड़े उतारने शुरू कर दे। उन्होंने सूती जैकेट इसलिए पहनी थी क्योंकि हालांकि क्षेत्रीय डिलीवरी एक सामान्य क्षेत्र में लंगर डाले हुए थी, लेकिन एबिस में टुकड़े पलक झपकते ही बदल गए। ये बहुत संभव था कि इसे एक ठंडे ग्लेशियर क्षेत्र में गिराया जाए। यदि कोई वहां बहुत पतले कपड़े पहनकर जाता, तो उसे गर्म कपड़े पहनने का मौका मिलने से पहले ही ठंड लग सकती थी। हालांकि यह संभावना का विषय था, लेकिन ये कोई जुआ खेलने जैसा नहीं था। अब सूती जैकेट उतारना बहुत आसान था। सूती जैकेट को जमीन पर फेंकते हुए उसने गाय के चमड़े से बना एक कवच दिखाया, जिसे उसकी मां ने अपने हाथों से बनाया था। पिस्तौल को अपनी छाती की पिस्तौलदान में ठूंस लिया और हाथ में कुछ टूटी हुई लेकिन चमचमाती हुई एक जैसी राइफल थाम ली। उसने तेजी से उस पर संगीन लगा दी और फिर अपने चारों ओर देखने लगा। रोशनी मंद थी, लेकिन सूरज की रोशनी अभी भी ऊपर के पत्तों के बीच से होकर आ रही थी। उसकी नाक की नोक पर मिट्टी की और सड़ती हुई गंध, उसके चारों ओर मोटे पेड़, नरम सड़ती हुई पत्तियां और जमीन पर फैली हुई जड़ें, ये सब संकेत दे रहे थे कि वह वर्षावन के माहौल में था। उनकी दृष्टि में स्पष्ट रूप से काफी सुधार हुआ था, जो संभवतः उनकी अंतर्निहित प्रतिभा के कारण था, जो आशाजनक लग रहा था। पिछले 18 सालों में उसने जो भी जीवित रहने का ज्ञान सीखा था, वह सब उसके दिमाग में आ गया। वर्षावन में सबसे बड़ा खतरा विश्व के टुकड़ों से विभिन्न इच्छा शक्ति वाले जीवों के अलावा वास्तव में जहरीले कीड़े थे। उसने जल्दी से अपनी हथकड़ी और पैंट के पैरों को कसना शुरू कर दिया और साथ ही अपने बैग से एक छिपी हुई पुआल की टोपी निकाली और उसे पहन लिया। ताओ यू ने औषधि की एक बोतल भी निकाली और उसे कई महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाना शुरू कर दिया। ये सब समाप्त करने के बाद ही उसने अपनी बंदूक तैयार रखी, सतर्कता बनाए रखते हुए अपने परिवर्तनों की जांच शुरू की। दुनिया की इच्छा ने पहले से ही उसके दिमाग में कुछ संबंधित जानकारी को इस तरह से प्रेषित कर दिया था जो पाठ्य नहीं था लेकिन तुरंत समझ में आने वाला था, जिससे ताओ यू ने ध्यान केंद्रित किया और इसकी समीक्षा की। अंततः वह स्तब्ध हो गया। मेरा धोखा आ गया है।
प्रतिभा 1, गतिशील दृष्टि, बी, मजबूत गतिशील दृष्टि और दृश्य और धारणा संबंधी कौशल को अधिक आसानी से सीखने की क्षमता, निपुणता और प्रतिक्रिया में मामूली वृद्धि के साथ। निस्संदेह ये प्रतिभा उसे अपने माता पिता से विरासत में मिली थी और उसके शरीर में जन्मजात थी। ये पहले से ही काफी अच्छा था। ध्यान केंद्रित करने के बाद वह प्रतिभा के क्षेत्र को समझ सकता था और सहज रूप से उससे जुड़ी जानकारी को समझ सकता था। लेकिन उसके बगल में मौजूद चमकदार सुनहरे टैलेंट 2 की तुलना में ये कुछ भी नहीं था। इस दुनिया में कई प्रतिभाएं होना संभव है, यहाँ तक कि जीवन में बाद में नई प्रतिभाएं बढ़ाना या प्राप्त करना भी संभव है, लेकिन इसका आम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि ताओ यू के पास अब दूसरी प्रतिभा भी थी। प्रतिभा 2, दिव्यता, मैक्स जोड़ 0 के एक बाहरी देवता से। ज्ञात क्षमता 1, एक प्रमाण हमेशा के लिए प्रमाण अभ्यास के माध्यम से प्राप्त कोई भी सुधार कम नहीं होगा और किसी भी चोट को युवान बल को अवशोषित करके या भोजन का सेवन करके पूरी तरह से पुनर्जीवित किया जा सकता है। यह उन क्षमताओं पर लागू होता है जिन्हें अभ्यास और युवान बल के माध्यम से बढ़ाने की आवश्यकता होती है, जैसे स्वर्गीय दानव विघटन तकनीक, जो केवल चोट के बाद ही रिकवरी को गति देती है और बल का फायदा उठाने की क्षमताओं को मजबूत नहीं कर सकती है। ज्ञात क्षमता 2, मानसिक प्रतिरक्षा, किसी भी मानसिक या आत्मा से संबंधित प्रभाव या हमले से प्रतिरक्षा। ज्ञात क्षमता 3, देवत्व, मौजूदा क्षमताओं और प्रतिभाओं को बढ़ाने के लिए युवान बल का उपभोग करके, क्षमताओं के उन्नत संस्करण का उपयोग करके क्षमताओं की शक्ति के आधार पर अतिरिक्त शारीरिक और मानसिक शक्ति का उपभोग किया जाता है। अध्याय 4, युवान बल का सुदृढ़ीकरण। बैकवोट उड़ान भरना। NOWELLBJAN.CO। ताओ यू ने अपनी आत्मा की गहराई में परिवर्तन महसूस किया। वह अवर्णनीय भावना उसके हृदय में उत्साह भर रही थी। उसकी आंखों के सामने की दुनिया स्पष्ट हो गई, उसकी दृष्टि में सुधार तुरंत स्पष्ट हो गया। उसने डिविनिटी जैसी प्रतिभा के बारे में कभी सुना भी नहीं था। उस अजीब मैक्स जोड़ स्तर का तो जिक्र ही न करे, उसने उसके बारे में भी कभी नहीं सुना था। वह एक गड़बड़ जैसा महसूस हुआ। हालांकि ताओ यू को 0 से बाहरी देवताओं के वर्णन के बारे में कुछ अस्पष्ट अनुमान थे, जो शायद उसके स्वयं के पुनर्जन्म से संबंधित थे। डिविनिटी की 3 ज्ञात क्षमताओं पर नजर डाले तो उनमें से कोई भी इस समय सीधे तौर पर युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने वाली नहीं लगती, लेकिन उनमें असीम संभावनाएं थीं। संसार की इच्छा से प्राप्त उपहार कोई निश्चित या नियत वस्तु नहीं है। नियमित प्रशिक्षण के बिना प्रत्येक व्यक्ति की अभ्यास की हुई योग्यताएं क्षीण हो जाएंगी। केवल युवान बल से त्वरित मजबूती के साथ ही उचित व्यायाम और उपभोग के माध्यम से स्थिरता बनाए रखी जा सकती है। लेकिन ताओ यू को अब इन चीजों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। किसी भी चोट को युवान बल और खाने के माध्यम से भी ठीक किया जा सकता है, जो एक समान रूप से शानदार कौशल है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ताओ यू के साथ साथ उसके विकलांग तीसरे भाई और चाचा हु भी थे, और यहाँ तक कि उसके माता पिता को भी वर्षों से चोटें लगी हुई थीं, लेकिन इनमें से कोई भी चीज अब उसके लिए समस्या नहीं थी। दूसरी क्षमता, आध्यात्मिक प्रतिरक्षा, हालांकि अर्थ में सरल है, उपसर्ग किसी को अनदेखा करे, इसकी भयानक क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त था। एक सच्ची शक्ति जो मजबूत दुश्मनों के साथ मजबूत होती जाती है। अंतिम क्षमता, देवत्व के लिए ताओ यू के पास अभी तक कोई ठोस अवधारणा नहीं थी, लेकिन वह इसकी महानता को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। युआन फोर्स, एक शक्ति जो एबिसल रिफ्ट और कई दुनियाओं के टुकड़ों में बिखरी हुई है। यह आमतौर पर विभिन्न युआन बल प्राणियों और वस्तुओं पर केंद्रित होता है। युआन बल प्राणियों को मारने से अवशिष्ट युआन बल से युक्त अवशेष बचेंगे, जिनमें से कुछ में ज्ञान, कौशल या अधूरी जानकारी भी हो सकती है। यही बात युआन फोर्स की वस्तुओं पर भी लागू होती है। कभी कभी उनके विशेष कार्य होते हैं। उदाहरण के लिए, उनके घर की छत पर लगा ऑटोनोमिक गन बुर्ज एक पुराना युआन फोर्स आइटम था, जो पास के कोहरे राक्षसों पर स्वचालित रूप से निशाना साधकर हमला करने में सक्षम था। युआन बल स्वयं एक प्रशिक्षण त्वरक की तरह काम करता था, जो आमतौर पर अभ्यास की अपनी सीमा तक पहुंचने में सहायक होता था। उदाहरण के लिए, शारीरिक प्रशिक्षण को लें। युआन बल द्वारा त्वरित, एक सामान्य व्यक्ति को हर पहलू जैसे दौड़ना, भारोत्तोलन, धीरज आदि में मानव क्षमताओं के शिखर तक पहुंचने का मौका मिला। लेकिन किसी अन्य प्रतिभा या कौशल के बिना ये सीमा होगी, और निरंतर अभ्यास के बिना ये सीमा तेजी से कम हो जाएगी। आमतौर पर राज्य को बनाए रखने के लिए लगातार अभ्यास और यहाँ तक कि कुछ युआन बल की खपत की आवश्यकता होगी। यही बात विभिन्न कौशलों पर भी लागू होती है, आग्नेयास्त्र, मार्शल आर्ट इत्यादि।
यदि युवान बल प्राणियों के अवशेषों से नए कौशल या ज्ञान अर्जित किए गए हों, या यदि विश्व खंड के भीतर किसी पात्र से कोई कौशल सीखा गया हो, इसे युवान बल द्वारा भी त्वरित किया जा सकता है तथा महत्वपूर्ण क्षणों में व्यक्तिगत योग्यता और कौशल की कठिनाई के आधार पर पर्याप्त मात्रा में युवान बल का उपयोग करके बाधाओं को तोड़ा जा सकता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। युवान बल की खपत व्यक्ति की आधारभूत शक्ति, प्रतिभा, कौशल, कठिनाई और प्रशिक्षण विधियों से निकटता से संबंधित थी। अपने विशेष क्षेत्र में युद्ध प्रतिभा प्रशिक्षण वाले व्यक्ति को बहुत कम युवान बल की खपत होगी, और व्यक्ति जितना अधिक शक्तिशाली होगा, उसकी खपत दर उतनी ही अधिक होगी। ये कहा जा सकता है कि युवान बल महत्वपूर्ण था, लेकिन सर्वशक्तिमान नहीं था। यह अक्सर मात्रात्मक संचय लाता था। अब खेल में देवत्व की क्षमता के साथ क्या क्षमताओं में गुणात्मक परिवर्तन प्राप्त करने के लिए युवान बल का उपयोग करना संभव था? इससे ताओ यू के दिल में उत्साह की लहर दौड़ गई। शांत होने के लिए गहरी सांस लेने के बाद उसने एक बार फिर अपना बैग खोला और एक कैनवास बैग निकाला। जैसे ही उसने इसे बाहर निकाला, धातु के टकराने की खनकती आवाज सुनाई दी, जैसे कि इसमें कोई धातु की वस्तु हो। बैग खोलने पर उसके अंदर चमकते धातु के क्रिस्टल दिखाई दे रहे थे। ये वह मुद्रा थी जो युवान फोर्स को जन्म देती थी, जो उसके माता पिता की ओर से उपहार था, जो उनके स्वयं के संचित युवान फोर्स से लिया गया था और कुछ विशेष धातुओं पर चढ़ाया गया था। यह ऐसी चीज थी जिसका उपयोग केवल प्रतिभा जागृति के बाद ही किया जा सकता था, और यह सबसे बड़ा उपहार था जो उसके माता पिता उसकी जागृति के दिन दे सकते थे। प्रतिभा जागरण का कोई निश्चित पैनल नहीं था, यह एक चेतना की तरह था, और युवान बल की मात्रा की माप की कोई मानकीकृत इकाई भी नहीं थी। लेकिन हर कोई अपनी इच्छा से रिकॉर्डिंग के लिए सुविधाजनक परिभाषा प्रदान कर सकता है। उनके माता पिता के अनुभव और कंपनी के साथ लेन देन में प्रयुक्त सामान्य परिभाषाओं के अनुसार उनकी संयुक्त मासिक आय 300 इकाइयों की गणना करते हुए इन युवान बल को युवान बल की 1000 इकाइयों के रूप में देखा जा सकता है। 10 घंटे में एक साधारण व्यक्ति के स्तर पर अभ्यास की 100 गुना गति प्राप्त करने में सक्षम, या 100 घंटे में 20 गुना गति प्राप्त करने में सक्षम। जैसे जैसे व्यक्तिगत योग्यता या कौशल में सुधार हुआ, युवान बल की खपत भी बढ़ती गई। इसके अलावा कम समय में अधिक कुशल त्वरण प्राप्त करने के लिए खपत में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी, जिससे लागत प्रभावशीलता कम हो जाएगी। ये दो त्वरण मोड ताओ यू के माता पिता को जागृति के दिन के लिए अपेक्षाकृत उपयुक्त लगे। हालांकि पहली विधि दूसरी विधि की तुलना में कम लागत प्रभावी थी, लेकिन ये जागृति के खतरनाक दिन पर समय की लागत को काफी कम कर सकती थी। उच्च तीव्रता अभ्यास पर एक दिन बिताने से टुकड़ों के विभिन्न वातावरणों के आधार पर लक्षित क्षमता में तेजी से सुधार प्राप्त किया जा सकता है। यदि त्वरण प्रभाव को 1 घंटे तक सीमित कर दिया जाए, तो इससे केवल 500 गुना गति वृद्धि ही प्राप्त होगी, जो कि ताओ यू के वर्तमान उपयोग के लिए लागत प्रभावशीलता के लिहाज से उपयुक्त नहीं है। जैसे जैसे त्वरण प्रभाव बेहतर होता जाएगा, खपत तेजी से बढ़ेगी, और ताकत में और सुधार के साथ युवान बल की खपत की दर और भी बढ़ जाएगी। आखिरकार महान हस्तियां भी इसे वहन करने में सक्षम नहीं हो सकती। बैकवोट अध्याय 4 युवान बल संवर्धन _2। युवान बल वृद्धि की सीमाएं और दहलीज होती हैं, और आप सीमा के जितना करीब पहुंचते हैं, घटती हुई आय उतनी ही अधिक गंभीर होती जाती है। लेकिन अब ताओ यू के सामने एक नया विकल्प था, जो था अपनी मौजूदा प्रतिभाओं या कौशलों को सीधे देवत्व प्रदान करना, जिससे गुणात्मक परिवर्तन प्राप्त हो सके। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता था कि कौशल की शारीरिक ऊर्जा खपत भी तदनुसार बढ़ जाएगी, लेकिन जो व्यक्ति खाने के माध्यम से अपनी स्थिति को बहाल कर सकता है, उसके लिए यह निश्चित रूप से इसके लायक था। युवान फोर्स राज्य की रिकवरी में भी तेजी ला सकता है, और सबसे अधिक संभावना है कि अधिक कुशलता से, लेकिन फिलहाल इसे ताओ यू गरीब द्वारा निश्चित रूप से खारिज कर दिया गया था। इसका उपयोग करने का निर्णय लेने के बाद ताओ यू ने अन्य कौशलों की जांच शुरू की जो उसकी प्रतिभा के जागरण के साथ उभरे थे। वर्षों के कठिन अभ्यास से अर्जित ये प्रतिभाएं अब जागृति के बाद अधिक प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हुईं, जिससे उन्हें कौशल के ऊर्जा क्षेत्रों को समझने में मदद मिली और कुछ हद तक ज्ञानोदय भी हुआ। कौशल: बेसिक शूटिंग लव 1, बेसिक कॉम्बैट लव 2, बेसिक हथियार लव 2, बेसिक श्वास विधि लव 1, बेसिक हर्बल पहचान लव 1, बेसिक ट्रैप मेकिंग लव 1। कौशलों का मिश्रण: सभी प्रकार के कौशल में निपुण, लेकिन किसी में भी निपुण नहीं, जिसका मुख्य लक्ष्य जीवित रहना है, जिनमें से उसकी युद्ध शक्ति से सबसे अधिक संबंधित कौशल बेसिक शूटिंग, बेसिक कॉम्बैट, बेसिक वेपनरी और बेसिक ब्रीदिंग मेथड हो सकते हैं। ये सभी बातें अपने शाब्दिक अर्थ में स्वयं स्पष्ट हैं,
यदि युवान बल के साथ अभ्यास किया जाए और उसे बढ़ाया जाए, तो बिना स्तर बढ़ाए भी दक्षता में स्पष्ट सुधार होगा और परिणामस्वरूप कुछ संबंधित भौतिक गुणों में वृद्धि होगी। लेवलिंग मार्कर कंपनी के भीतर एक मानक अवधारणा को समझने का एक सुविधाजनक तरीका मात्र है, और स्तरों के बीच के अंतर में कोई गुणात्मक परिवर्तन शामिल नहीं था। जैसे कि किसी स्तर को तोड़ना, सब कुछ एक स्वाभाविक प्रगति थी, जिसमें एक बड़ा अंतर था जो बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया गया था। LV1 और LV2 को साधारण शौकिया खिलाड़ी और शीर्ष शौकिया खिलाड़ी के रूप में देखा जा सकता है, जबकि LV3 एक पेशेवर एथलीट था। पहले 3 स्तरों को यकीनन युवान बल त्वरण के साथ जल्दी पूरा किया जा सकता था, लेकिन स्तर 4, जो लगभग एक ओलंपिक एथलीट के बराबर था, तक पहुंचने के लिए पहले से ही प्रतिभा की आवश्यकता थी। प्रतिभा के बिना भी उस स्तर तक पहुंचना संभव था, लेकिन यह अकुशल था, और क्षय दर गंभीर थी और रखरखाव थकाऊ था। एड्स बाय पब फ्यूचर। स्तर 5 विभिन्न मानवीय सीमाओं का प्रतिनिधित्व करता था तथा स्तर 5 के भीतर दक्षता की सीमा में बहुत अधिक भिन्नता हो सकती थी, जैसे 100 मीटर को 9.8 सेकंड में दौड़ना और 9 सेकंड में दौड़ना। ताओ यू ने उससे आगे के कौशल स्तरों के बारे में जानने की जहमत नहीं उठाई। उसके पिता ईगल आई के साथ केवल बेसिक शूटिंग स्तर 4 तक ही पहुंच पाए थे और शायद स्तर 5 तक पहुंच सकते थे, लेकिन रखरखाव लागत को वहन नहीं कर सकते थे, जो बाहरी शहर में सामान्य परिवारों के लिए आदर्श था। युवान बल को ताओ यू की इच्छानुसार किसी भी मनमानी इकाई में आवंटित किया जा सकता था। वह चाहे तो अपनी स्वयं की क्षमता का स्तर लव 99 भी बना सकता था, लेकिन स्वाभाविक रूप से सीमा तदनुसार बढ़ जाएगी। लेकिन देवत्व उपलब्ध होने के कारण उन्होंने इन कौशलों की दक्षता बढ़ाने को प्राथमिकता नहीं दी, जिनका उन्होंने कई वर्षों तक कठिन परिश्रम से अभ्यास किया था। अंततः ताओ यू ने अपना ध्यान अपनी प्रतिभा डायनामिक विजन B पर केंद्रित किया, साथ ही बेसिक ब्रीदिंग मेथड लव 1 पर भी केंद्रित किया। गतिशील दृष्टि एक जन्मजात प्रतिभा थी, इसका महत्व निर्विवाद था, और बेसिक ब्रीदिंग मेथड बाहरी शहर में एक अपेक्षाकृत प्रतिष्ठित कौशल था जिसे हर कोई नहीं सीख सकता था। ताओ यू को अपने विकलांग बड़े भाई के निरंतर मार्गदर्शन के माध्यम से मुश्किल से इसका परिचय मिला था। यद्यपि यह आंतरिक साधना पद्धतियों की तरह भव्य नहीं थी और मानवीय सीमाओं को तोड़ नहीं सकती थी, यह अभी भी कुछ हद तक सहनशक्ति में सुधार कर सकता था और शारीरिक क्षय की गति को कम कर सकता था, रखरखाव अभ्यास की तीव्रता को कम कर सकता था और शारीरिक प्रशिक्षण की दक्षता को बढ़ा सकता था, जो कि ताओ यू द्वारा अर्जित किया गया सर्वोच्च कौशल था। ताओ यू ने अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करके जो जानकारी एकत्र की थी उसके अनुसार गतिशील दृष्टि के देवत्वीकरण के लिए लगभग 800 युवान बल की आवश्यकता थी। बेसिक ब्रीदिंग टेक्निक में लगभग 140 मिनट लगेंगे। बेसिक शूटिंग, बेसिक कॉम्बैट और बेसिक वेपनरी सभी 80 से 100 के बीच थे, जो अब किसी अन्य वृद्धि के लिए पर्याप्त नहीं थे। लेकिन बेसिक ट्रैप मेकिंग को एक कनेक्शन के रूप में उपयोग करने का विकल्प था, या चोटों से त्वरित वृद्धि और आपातकालीन वसूली के लिए कुछ युवान बल को आरक्षित करना था। मोटे तौर पर योजना बनाने के बाद ताओ यू ने व्यवस्थित ढंग से स्वाभाविक रूप से डायनामिक विजन से शुरुआत की। जैसे ही ताओ यू ने अपना ध्यान केंद्रित किया, उसने सबसे पहले ऊपर की धातु से युवान बल की 1000 इकाइयों को अपने शरीर में अवशोषित किया, फिर अपना ध्यान डायनामिक विजन पर केंद्रित करना शुरू कर दिया। अगले ही क्षण डायनामिक विजन प्रतिभा का प्रतिनिधित्व करने वाला ऊर्जा क्षेत्र स्पष्ट रूप से परिवर्तित होने लगा, मानो उसमें से भी स्वर्णिम प्रकाश की धारियां निकल रही हो। एड्स बाय पब फ्यूचर और ताओ यू की दृष्टि, जो डायनामिक विजन की वजह से पहले से ही स्पष्ट थी, अचानक और भी उज्जवल हो गई। यहाँ तक कि धुंधले वर्षावन में भी वह सभी जानकारी और विवरण दिन की तरह स्पष्ट देख सकता था। पेड़ों की बनावट, रेंगते कीड़े, पेड़ की चोटी पर लटके अजगर, सब कुछ उसकी आंखों ने कैद कर लिया था। अकेले दृष्टि की निष्क्रिय वृद्धि ही एक बड़ा लाभ था। इससे केवल हल्का सा चक्कर आने जैसा एहसास हुआ, जैसे चश्मा लगा हो, लेकिन ये जल्द ही ठीक हो गया, शायद आध्यात्मिक प्रतिरक्षा के कारण। जैसे ही उसका मन एकाग्र हुआ, उसकी नई देवत्व प्राप्त प्रतिभा उसके सामने प्रकट हो गई। गतिशील दृष्टि देवीकृत सामान्य परिस्थितियों में अत्यंत प्रबल गतिशील दृष्टि होती है। उच्च मानसिक एकाग्रता के साथ तथा अतिरिक्त शारीरिक ऊर्जा की कीमत पर यह प्रभाव को अत्यधिक बढ़ा सकता है। मच्छरों के पंखों के प्रक्षेप पथ तथा गोली के पथ को देख सकता है तथा महत्वपूर्ण अतिरिक्त शारीरिक ऊर्जा की कीमत पर विस्फोटक शक्ति तथा प्रतिवर्ती गति को अस्थायी रूप से बढ़ा सकता है, जो शरीर की अपर्याप्त शक्ति के कारण तनाव उत्पन्न कर सकती है।
कौशल विवरण ऐसी जानकारी में बदल गया जिसे ताओ यू बिना शब्दों का उपयोग किए समझ सकता था। इस भयानक शक्तिशाली वृद्धि को प्राप्त करने पर ताओ यू ने तुरंत अपने दिल में रक्त पंप करना महसूस किया। ये तो अतिशयोक्ति थी। यह महज गतिशील दृष्टि से कहीं परे था। ये स्पष्ट रूप से बुलेट टाइम था। ताओ यू के आंतरिक उद्गार के साथ तालमेल बिठाते हुए उसकी प्रतिभा की जानकारी उन परिवर्तनों और विविधताओं में परिवर्तित हो गई जिन्हें उसने समझा। प्रतिभा, बुलेट टाइम, मैक्स। ताओ यू को सबसे अधिक रोमांचित करने वाली बात यह थी कि उसे यह एहसास हुआ कि बुलेट टाइम की प्रतिभा को अभी और निखारा जा सकता है। लेकिन एक क्षण के लिए मानसिक रूप से एकाग्र होने पर उसे तुरंत ही एहसास की एक ठंडी फुहार महसूस हुई। दूसरे देवत्व के लिए खपत युआन बल त्वरण से होने वाली वृद्धि से कई गुना अधिक थी तथा अगले देवत्व के लिए कम से कम 10,000 युआन बल की आवश्यकता की प्रतिक्रिया ने उसे अवगत करा दिया कि यह उसकी अल्पकालिक पहुंच से परे था। वास्तव में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्तमान बुलेट टाइम पहले से ही पर्याप्त से अधिक है। अगर मैं इसे फिर से बढ़ाऊं तो ऊर्जा और ध्यान की खपत को देखते हुए मैं शायद 1 सेकंड भी नहीं टिक पाऊंगा। ये ठीक है, वास्तव में ये ठीक है। ताओ यू ने थोड़ी देर तक खुद को सांत्वना दी, लेकिन खट्टेपन की एक टीस महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका, जैसे अंगूर उसकी पहुंच से बाहर थे। फिर भी ये पूरी तरह से आत्म सांत्वना नहीं थी। छोटे करामी के रूप में बुलेट टाइम की सक्रिय खपत भारी हो सकती है और मजबूत वृद्धि का मतलब शायद केवल निष्क्रिय क्षमताओं पर निर्भर होना होगा। अध्याय 6, अध्याय 5, भौतिक परिवर्तन। क्रैकल टिल्ड। चून की शाखाएं अभी भी कुछ नम थीं, इसलिए न केवल धुआं काफी अधिक था बल्कि जलने से चिटचिटाहट जैसी आवाज भी उत्पन्न हो रही थी। सांप के मांस की कटारें आग पर भूनने के लिए रखी गई थीं, जिससे हवा में एक स्वादिष्ट सुगंध फैल रही थी। सांप का मांस, जिसे अभी अभी आग पर रखा गया था, अभी भी सफेद परजीवियों से भरा हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन वे लौ की तेज गर्मी के कारण शीघ्र ही प्रोटीन में बदल गए। ताओ यू ने आग पर नई कटारें डालना शुरू कर दिया और साथ ही पहले से पकी हुई एक कटार को भी फाड़ना शुरू कर दिया। हालांकि उसने केवल थोड़ा सा नमक छिड़का था, फिर भी मांस से स्वादिष्ट चर्बी टपक रही थी। वह 4 घंटे से अधिक समय तक वहां बैठकर खाना खा रहा था और उसने एक अजगर का आधा से अधिक हिस्सा खा लिया था जो 3 से 4 मीटर लंबा था और जिसका वजन 50 किलोग्राम से अधिक था। और इस सब का कारण बुनियादी श्वास तकनीक का सफल देवीकरण था, साथ ही युआन बल की शेष दर्जनों इकाइयों का त्वरण के लिए ईंधन के रूप में उपयोग करना था। कौशल की तुलना जन्मजात प्रतिभा से कभी नहीं की जा सकती। यद्यपि देवत्व प्राप्ति में कम युआन बल की खपत होती है, लेकिन इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से प्रतिभा की तुलना में उतना आश्चर्यजनक नहीं होता। हालांकि प्रतिभा क्षमता को और अधिक बढ़ाती है। मैं व्यक्तिगत रूप से जितना मजबूत होता हूं, मेरी प्रतिभा उतनी ही मजबूत होती है, जबकि कौशल का प्रभाव अधिक तत्काल होता है। सांप के मांस की एक और कटार खाने के बाद ताओ यू को अपने पेट में भरापन महसूस हुआ और उसने सोचा कि भविष्य में उसे पाचन से संबंधित कौशल हासिल करने का कोई तरीका खोजना होगा। एक हद तक खाने और पाचन की गति ने उसकी ऊर्जा की खपत को सीमित कर दिया। इसके अलावा उसके पास अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त करने की क्षमता तो थी, लेकिन उसका शरीर अभी भी बीमारियों, कीटाणुओं और परजीवियों से प्रतिरक्षित नहीं था। देवत्व प्राप्ति से पहले मूल श्वास तकनीक को प्रशिक्षण, प्रभावशीलता में वृद्धि, एक निश्चित सीमा तक शारीरिक सुधार में तेजी, सहनशक्ति में वृद्धि, एक निश्चित सीमा तक शारीरिक गिरावट में कमी तथा मानव क्षमता सीमा को थोड़ा बढ़ाने के रूप में वर्णित किया गया था। ये संतुलित और मानक था, इसमें कोई विशेष विशेषता नहीं थी, लेकिन वास्तव में इसे बाहरी शहर में औसत व्यक्ति के लिए उपलब्ध एक गुणवत्तापूर्ण कौशल माना जा सकता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। देवत्वीकरण पर युआन बल की 100 से अधिक इकाइयां खर्च करने के बाद ताओ यू ने उदासीनता से केवल संशोधित शब्द जोड़ दिया। बुनियादी श्वास तकनीक संशोधित स्तर 1, प्रशिक्षण प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए क्यूई रक्त को चैनल कर सकता है, विस्फोट शक्ति को बढ़ावा देने के लिए क्यूई रक्त का उपभोग कर सकता है, धीरज बढ़ाने के लिए क्यूई रक्त का उपभोग कर सकता है और एक निश्चित सीमा तक मानव क्षमता को बढ़ा सकता है। ताओ यू ने पहले जिस बुनियादी श्वास तकनीक में महारत हासिल की थी, वह मुख्य रूप से एक श्वास कौशल था जिसका अभ्यास बहुत कठिन था और इसके लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। अगर कोई इसका गलत तरीके से अभ्यास करता है तो इससे फेफड़ों को नुकसान हो सकता है। एक बार जब इसमें महारत हासिल हो जाती है तो प्राथमिक परिवर्तन सांस लेने में होते हैं, आंतरिक शक्ति या क्यूई जैसी घटनाओं की कोई विशेष धारणा नहीं होती। आखिरकार यह उनके परिवार के लिए उपलब्ध एक कौशल था।
बाहरी शहर में अपेक्षाकृत दुर्लभ और मूल्यवान होने के बावजूद यह अपने आप में कुछ शक्तिशाली नहीं था। युद्ध प्रतिभा वाले परिवारों के पास मानक के रूप में बेसिक ब्रीडिंग तकनीक थी। हालांकि देवत्व प्राप्ति के बाद उसके शरीर में छोटे चूहों की तरह बहते उबलते क्यूई रक्त को नियंत्रित करने की भावना कौशल में गुणात्मक परिवर्तन का स्पष्ट संकेत था। हालांकि इसका शरीर के बाहर क्यूई ब्लड छोड़ने जैसा कोई प्रभाव नहीं था। क्यूई ब्लड के हर परिसंचरण से ताओयू को अपने शरीर में छोटे छोटे बदलाव महसूस होते थे। भले ही बदलाव की डिग्री बड़ी ना हो, लेकिन एक सबूत हमेशा के लिए सबूत की क्षमता के साथ ये बदलाव केवल बढ़ेंगे, कभी कम नहीं होंगे। कम से कम जब तक वह बुनियादी श्वास तकनीक संशोधित की सीमा तक नहीं पहुंच जाता, तब तक उसकी प्रशिक्षण दक्षता सामान्य लोगों से कहीं अधिक होगी। इसके अलावा इस भावना को ध्यान में रखते हुए ताओयू की अपनी बेसिक ट्रैप मेकिंग को देवता बनाने की मूल योजना को क्षण भर के लिए अलग रख दिया गया। उनका कमजोर शरीर निश्चित रूप से उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। वर्षावन के वातावरण में 15 दिनों तक जीवित रहने के लिए एक स्वस्थ शरीर सबसे महत्वपूर्ण था। जिम प्रशिक्षण का सबसे अच्छा प्रभाव भी पहले महीने में ही आता है। आसन सही होते हैं और आदतें बनती हैं। बेंच प्रेस जैसे व्यक्तिगत मापदंडों में नाटकीय रूप से वृद्धि होती है। अब बेसिक ब्रीदिंग तकनीक संशोधित स्वाभाविक रूप से वही होगी। इसलिए बेसिक ब्रीदिंग तकनीक संशोधित को प्राप्त करने के ठीक बाद के प्रमुख समय का लाभ उठाते हुए, जब दक्षता अपने उच्चतम स्तर पर थी, ताओयू ने ब्रीदिंग तकनीक के प्रशिक्षण को गति देने के लिए निर्णायक रूप से अपने युआन बल के अंतिम भाग का उपयोग किया। चूंकि युआन बल की केवल 60 इकाइयां ही बची थीं, इसलिए 100 गुना गति बढ़ाने में केवल आधे घंटे का समय लग सकता था, जो उपयुक्त नहीं था। इसलिए उन्होंने समय को 5 घंटे तक बढ़ा दिया और गति को लगभग 20 गुना तक समायोजित कर दिया। उन्होंने युआन सेना की अंतिम 10 इकाइयों को भी आपातकालीन स्थिति के लिए आरक्षित कर रखा था, ताकि यदि वे घायल हो जाएं या बिना भोजन किए बीमार पड़ जाएं तो उन्हें कोई परेशानी न हो। ताओयू की धारणा के अनुसार जीवन शक्ति को पुनः प्राप्त करने और चोटों को ठीक करने के लिए युआन बल का उपयोग करना अत्यंत लागत अक्षम था। युआन बल की 10 इकाइयां मोटे तौर पर मांस के 2 निवाले खाने के बराबर थीं। किसी की ताकत जितनी ज्यादा होगी, ठीक होने के लिए युआन बल की खपत उतनी ही ज्यादा होगी, जिससे ये नियमित उपयोग के लिए काफी अपर्याप्त और अव्यावहारिक हो जाता है। हालांकि फिर भी 10 अंक प्राप्त करना कुछ हद तक राहत देने वाला था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सामान्य प्रशिक्षण के तहत किसी व्यक्ति के लिए 24 घंटे अभ्यास करना असंभव है। रिकवरी और आराम के लिए काफी समय की आवश्यकता होती है। 20 गुना त्वरण के वे 5 घंटे सामान्य परिस्थितियों में कुछ महीनों के उच्च तीव्रता प्रशिक्षण के लगभग बराबर हैं। बैकवोट। हालांकि ताओयू ने देवत्व के कारण ऊर्जा खपत में भी वृद्धि महसूस की। ये सौभाग्य की बात थी कि अपनी असाधारण दृष्टि के कारण उन्होंने एक अजगर को पेड़ से लटकते हुए देखा, अन्यथा उनका अनुमान था कि इस गहन अभ्यास सत्र के बाद उनके बैग में रखा हुआ सारा भोजन समाप्त हो गया होता। ओह, बहुत बुरा नहीं है, शारीरिक परिश्रम में वृद्धि बस इतनी सी है। युआन बल की त्वरित खपत बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन प्रशिक्षण प्रभाव बहुत उत्कृष्ट था। अंतिम घंटे में त्वरित प्रभाव शायद लगभग 30% कम हो गया, उन्होंने प्रतिबिंबित किया। युआन बल के त्वरित प्रभाव को धीरे धीरे कम होते हुए महसूस करते हुए ताओयू खड़ा हुआ और जहां वह था वहीं पर मुक्कों की एक श्रृंखला मारी। क्यूई ब्लड के उछाल ने उसकी हड्डियों में चरमराहट की आवाज पैदा कर दी, और इस अभ्यास के बाद उसका पूरा शरीर तरोताजा महसूस कर रहा था, मानो वह कई पाउंड हल्का हो गया हो। लेकिन वास्तव में उसने अकेले ही 50 पाउंड से ज्यादा वजन वाले एक पूरे अजगर को खा लिया था और कई लीटर पानी पी लिया था, फिर भी उसका मलमूत्र पर्याप्त नहीं था। उसका शरीर दिखने में बड़ा हो गया था और हल्कापन महसूस होना उसकी शारीरिक स्थिति में सुधार के कारण आए एक गलत धारणा थी। यदि वह पहले कुपोषित युवक होता, अब कम से कम वह एक शौकिया खेल उत्साही की शारीरिक स्थिति के स्तर पर पहुंच गया, और यह एक व्यापक था। पिछले घंटे में उसी युआन बल की खपत के साथ त्वरण प्रभाव में कमी को एक मानक प्रमाणीकरण माना जा सकता है। NOWELLBJAN.CO। वह और अधिक शक्तिशाली हो गया था। श्वास तकनीक द्वारा उत्पन्न विस्फोटक शक्ति के कारण उसकी चरम विस्फोट शक्ति और भी अधिक हो सकती है। 100 मीटर की दौड़ में वह निश्चित रूप से बोल्ट से पीछे रह जाएंगे, लेकिन 10,000 मीटर की दौड़ में वह बोल्ट को पकड़ लेंगे और उन्हें रुला देंगे। बहुत बढ़िया टिल्डर।
अपनी मांसपेशियों को खींचने और शरीर की स्थिति में परिवर्तन महसूस करने के बाद एक स्वस्थ शरीर के अनुभव ने ताओयू को रुकने के लिए कुछ हद तक अनिच्छुक बना दिया, क्योंकि उसने अपने पिछले या वर्तमान जीवन में कभी भी इतना स्वस्थ और मजबूत शरीर महसूस नहीं किया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फिटनेस की लत लग जाना कोई खोखली बात नहीं है। अपने पास रखी काली धातु की पानी की बोतल को उठाते हुए, जो अभी भी पूरी तरह से ठंडी नहीं हुई थी, ताओयू ने पेड़ के छेद से थोड़ा कड़वा पानी खत्म कर दिया और फिर उसे गर्म करने और उबालने के लिए आग पर रखने से पहले पेड़ के छेद में बोतल को फिर से भरने चला गया। उसी समय उसने कुशलतापूर्वक अपने सूती कोट की परत से पट्टियां फाड़ ली, जिसकी अब उसे आवश्यकता नहीं थी, ताकि बचे हुए पके हुए सांप के मांस को उसमें लपेटा जा सके। हालांकि वहां सांप का मांस ज्यादा नहीं बचा था, फिर भी वह उसे बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने जो सामान लाया था उसमें बैकअप गोला बारूद के अलावा ज्यादातर जीवित रहने के लिए जरूरी सामान और खाना था। असल में सिर्फ इन पर निर्भर रहने से वह मुश्किल से 15 दिन गुजार सकता था, अगर वह किफायती तरीके से काम करता और अपनी गतिविधियां कम कर देता, कम से कम खुद को जिंदा तो रख सकता था। हालांकि रसातल में प्रवेश बिंदु नहीं बदलेगा, यहाँ जागने के दिन की प्रतीक्षा में रुकना कोई मतलब नहीं रखता। वर्षावन में होने वाले खतरों का जिक्र किए बिना अगर वह सफलतापूर्वक वापस लौट आया, तो अगली बार जब वह वापस आएगा तो यह अभी भी यही जगह होगी। क्या उसे फिर से खाने का थैला लेकर चलना होगा और मुश्किल से गुजारा करना होगा। अतः जब उन्होंने अपना पेट भर लिया और प्रारंभिक सुदृढ़ीकरण पूरा कर लिया, तो अब अगले कदमों पर विचार करने का समय आ गया था। यद्यपि कंपनी काफी दयनीय थी तथा उसमें आशीर्वाद का स्तर उसके पिछले जीवन से कहीं अधिक था, फिर भी उसे अभी भी एक ऐसी जगह ढूंढनी थी जो उसके कमजोर हाथों और पैरों के लिए आश्रय प्रदान कर सके। संभावना तो संभावना थी, लेकिन ताकत तो ताकत थी। ताओयू, 2 जिंदगियों वाला आदमी, इतना भ्रमित नहीं हुआ था कि अपनी सीमाओं को न पहचान सके। जब उसने सांप का मांस समेट लिया और केतली में पानी उबलने लगा, तब ताओयू के पास अपनी कलाई पर लटके भारी रिसीवर को जांचने की ऊर्जा और समय था। हरे रंग की एलईडी स्क्रीन पिक्सेलयुक्त शैली से भरी हुई थी, लेकिन ये डिवाइस रेडियो स्टेशन से संकेत प्राप्त कर सकती थी। अपने पिछले जीवन के ज्ञान से ताओयू को पता था कि लंबी तरंग रेडियो आयन मंडल से परावर्तन के माध्यम से आकाश तरंगे बना सकती है। लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट था कि दरारों और दरारों से भरी इस दुनिया में यह निश्चित था कि क्या ऐसी कोई चीज मौजूद है। यह मान लिया गया था कि कुछ युआन फोर्स बढ़ाए गए उपकरणों ने कंपनी के रेडियो स्टेशन को असाधारण रूप से लंबे समय तक प्रभाव रखने की अनुमति दी थी। समय यात्रा, रसातल, दुनिया की इच्छा, और क्या ऐसा कुछ नहीं हो सकता जो संभवतः प्रकट न हो। मुझे शायद अभी भी पेड़ पर चढ़ना होगा, है ना? बिना किसी सिग्नल के ट्यून किए गए चैनल को देखते हुए उसने भारी रिसीवर को थपथपाया और संदेह के साथ खुद से कुछ कहा। घने वर्षावन से घिरे होने के कारण कुछ व्यवधान होना सामान्य बात थी। इधर उधर देखते हुए उसने अपनी तेज नजर के कारण जल्दी से पास में चढ़ने के लिए सबसे उपयुक्त पेड़ को पहचान लिया। उन्होंने अपना उपकरण वहीं छोड़ दिया तथा अपनी बंदूक को पीठ पर रखकर तेजी से लक्ष्य वृक्ष के आधार तक पहुंचने से पहले आग में और शाखाएं फेंकी। हथियार कभी भी हाथ से दूर नहीं होने चाहिए, उसके माता पिता ने उसे यह बात अनगिनत बार सिखाई थी। अपने सामने पेड़ की छाल की खुरदरी बनावट को देखते हुए ताओयू अपने मजबूत शरीर को आजमाने के लिए उत्सुक था। ये ताकत के प्रदर्शन का समय था। अध्याय 6 परिचित अंश। बैकवोट बैकवोट बैकवोट। अरे, इस पेड़ पर चढ़ना सचमुच बहुत कठिन है। पेड़ की चोटी पर एक मजबूत शाखा पर बैठे हुए ताओयू को हल्की घरघराहट महसूस हुई। कौन जानता था कि यह पेड़ किस प्रजाति का था। जमीन पर होने के कारण उसे इसकी विशालता का एहसास नहीं हुआ, क्योंकि आसपास इसी आकार के कई पेड़ थे, लेकिन ऊपर चढ़ने पर उसने पाया कि यह कई मंजिला इमारतों जितना ऊंचा था। इसके अलावा उसकी पीठ पर 10 पाउंड से अधिक वजन की बंदूक और क्लिप्स को ले जाना काफी संघर्षपूर्ण था। ये केवल बेसिक ब्रीदिंग टेक्निक मॉडिफाइड की बदौलत ही संभव हो सका, जिससे उनकी शारीरिक फिटनेस पुनः बहाल हो सकी, अन्यथा शायद वह अपनी पूर्व स्थिति के साथ यहां तक नहीं पहुंच पाते। शारीरिक स्थिति वास्तव में उनकी कमजोरी थी। हालांकि इस पेड़ पर चढ़ने से ताओयू को अपने अंदर एक और नया लाभ पता चला। ये एक प्रमाण सदैव प्रमाण का वरदान ही होगा। भले ही वह थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा था और उसकी सहनशक्ति पर स्पष्ट दबाव था, फिर भी उसकी ताकत, सजगता और विभिन्न अन्य क्षमताओं में थोड़ी सी भी कमी नहीं आई थी। पीड़ा तो पीड़ा ही है, लेकिन इससे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जो एक अजीब विरोधाभास था जिसकी उसे अभी भी आदत पड़ने वाली थी।
दुर्भाग्य से थकान और मांसपेशियों में दर्द की अनुभूति को मानसिक प्रतिरक्षा द्वारा संतुलित नहीं किया जा सका, अन्यथा ये सिस्टम में किसी बग को धोखा देने जैसा होगा। इस पर विचार करने पर दर्द और थकान शरीर द्वारा स्वयं को संकेत देने का तरीका है, और मानसिक प्रतिरक्षा के साथ इसे अवरुद्ध कर पाना वास्तव में परेशानी भरा होगा। एक हाथ से पेड़ के तने को गिरने से बचाने के लिए उसे शाखा के चारों ओर फंसाकर उस पर बैठे हुए ताओ यू ने अपने हाथ में रिसीवर को देखा, जिस पर अब पेड़ की छाल के कुछ टुकड़ों के साथ संकेत की एक झलक दिखाई दे रही थी। इससे उन्हें राहत की सांस मिली। आवृत्ति पहले से समायोजित की गई थी, कंपनी का सार्वजनिक आवृत्ति चैनल था। खड़े होकर उसने अपना हाथ सिर के ऊपर उठाया, पेड़ की छतरी को पार किया और उसे आगे पीछे हिलाया। अंततः उसे रिसीवर से एक आवाज सुनाई दी, उद्धरण चिन्ह ... यहाँ एक और रेडियो आवृत्ति भी है, लेकिन युआन बल की उपस्थिति के बिना ये संभवतः विश्वखंड का एक सहज रेडियो है। हमें जितना संभव हो सके उस दिशा में इकट्ठा होने की कोशिश करनी चाहिए। मैं हर दिन दोपहर में प्रसारण जानकारी अपडेट करूंगा और शाम 6 बजे तक संदेश दोहराया जाएगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह उदासीन ठंडी आवाज सुनकर ताओ यू क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। क्या हो रहा था? लेकिन जल्द ही आवाज समाप्त हो गई और यंत्रवत खुद को दोहराने लगी। यह शायद एक रिकॉर्डिंग पर सेट किया गया था, जो प्रसारण को लूप की तरह दोहरा रहा था। बहुत खेद के साथ हम स्टारशाइन सिटी के निवासियों को सूचित करते हैं कि हमें एक दुर्लभ अंतरिक्ष समय विसंगति घटना का सामना करना पड़ा है और हमने कंपनी के क्षेत्रीय मुख्यालय के साथ बाइंडिंग पूरी नहीं की है। हमारी वस्तुओं को कंपनी से कोई संकेत नहीं मिला है। वार्ता की शुरुआती गड़गड़ाहट से यह संकेत मिला कि वक्ता संभवतः फ्लोटिंग सिटी के जुड़वां बच्चों में से एक था। रोम में जन्मे और पले बड़े होने के कारण उनके लिए सभी प्रकार की विदेशी वस्तुएं रखना सामान्य बात थी और जाहिर है वे आसपास के सभी अन्य सदस्यों को सीधे प्रसारण कर सकते थे। यदि वे अपने उच्च स्तरीय उपकरणों के बावजूद कंपनी के मुख्यालय से कोई संकेत प्राप्त नहीं कर सके तो उनका निर्णय बिल्कुल सही होगा। अंतरिक्ष समय विसंगति घटना कितना दर्दनाक। वह इतनी कम संभावना वाली घटना का सामना क्यों करेगा? अरे! तुरंत ताओ यू को अपने देवत्व का ख्याल आया। क्या ये संभव है कि यह सब उसके अपने कारण हुआ हो? इसके बाद उन्होंने इन शिकायतों को एक तरफ रख दिया और चुपचाप रेडियो पर आ रहे संदेशों को सुनते रहे। सन्स के भाई बहनों के अनुसार यहां से कंपनी की स्टेशन की दूरी कम से कम 100,000 किलोमीटर थी, जो पृथ्वी की भूमध्यरेखीय परिधि से कम 2 या 3 गुना अधिक थी। यहां तक कि सबसे छोटे अनुमान के साथ भी बीच में कई दुनिया के टुकड़े हो सकते हैं। रसातल के खतरे और परिवर्तनशीलता को देखते हुए ये दूरी एक दुर्गम खाई थी और दुनिया के और अधिक टुकड़ों के साथ इसके और भी दूर होने की संभावना का जिक्र करना तो दूर की बात है। इसलिए सुरक्षा के लिए कंपनी की शरण लेने का सवाल ही नहीं उठता। अगर किसी के पास इतनी बड़ी दूरी पार करने की ताकत हो तो उसे सुरक्षा की क्या जरूरत? इस घटिया कंपनी ने अपनी एकमात्र अच्छी चीज खो दी थी, बकवास। हालांकि एक और अच्छी खबर थी, उन्हें दूसरे रेडियो स्टेशन से प्रसारण प्राप्त हुआ था जिसमें कुछ समझ से परिभाषा थी। उनके इस आकलन के साथ कि युआन फोर्स द्वारा संचालित कोई उन्नत संकेत नहीं थे, ये पूरी तरह संभव था कि यह रेडियो स्टेशन विश्वखंड के मूल निवासियों का था। हालांकि यह अन्य कंपनियों, संगठनों या जातियों के लिए बैठक स्थल नहीं हो सकता है, लेकिन कम से कम आराम करने के लिए एक जगह हो सकती है। एक रेडियो स्टेशन की उपस्थिति स्थानीय सभ्यता की संभावना का संकेत देती है और संपर्क बनाने का मौका हो सकता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। भले ही दूर से सुनी गई भाषा पहली बार में समझ में न आए, लेकिन स्थानीय लोगों के साथ सीधी मुलाकात से अनुवाद के लिए युआन फोर्स की शक्ति का लाभ उठाया जा सकता है। ये विश्व की इच्छा शक्ति का एक उपहार था जिससे पाइनियर्स को विश्व भर में सुविधाजनक यात्रा करने का अवसर मिला। ऐसा कहा जाता है कि कुछ मानसिक शक्ति विशेषज्ञों को युआन बल की आवश्यकता नहीं होती, उनके पास स्वयं संवाद करने का कौशल होता है। उस रेडियो स्टेशन के उपलब्ध होने से उनकी बुनियादी नींव पर भरोसा करते हुए अस्थायी रूप से एक नई बस्ती का निर्माण तेजी से किया जा सकता है। बैकवोट स्पेस टाइम विसंगति का सामना करना आप वास्तव में दुर्भाग्यशाली हैं, लेकिन हमारे साथ यहां आने में सक्षम होना यह आपका सौभाग्य है। हमारे साथ मिलकर हम एक नया कंपनी हब बनाएंगे और आप सभी उस हब के संस्थापक सदस्य बनेंगे। NOWELLBEIN.CO। परिचित उत्साहवर्धक बातचीत समाप्त हो गई और ताओ यू को वर्तमान स्थिति के बारे में कुछ नई जानकारी प्राप्त हुई।
हालांकि उसी समय ताओ यू को पेड़ के तने में हल्का कंपन महसूस हुआ। पेड़ घना था, लेकिन जब ताओ यू लगभग शीर्ष पर पहुंच गया तब भी उसे कंपन का एहसास हो रहा था। ऊंचाई से चारों ओर देखने पर हालांकि कई दृश्य शाखाओं और पत्तियों से अवरुद्ध थे, ताओ यू जंगल में शाखाओं के हिलने को महसूस कर सकता था। हिलने के आयाम और आवृत्ति को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि कुछ बड़ा आ रहा है। नहीं, सिर्फ बड़ी चीज नहीं, बल्कि लंबी चीज, बड़ी और लंबी दोनों। और फिर अगले ही क्षण जंगल से छिपे कोने से एक विशाल सांप का सिर उभरा, जिसका आकार पानी के एक बैरल के बराबर था, जिसने सांप के सामान्य आकार को पूरी तरह से उलट दिया था। सामान्य सांप भले ही लंबा हो, लेकिन वह आमतौर पर बहुत मोटा नहीं होता। ताओ यू ने जो सांप खाया था वह 3 से 4 मीटर लंबा था, लेकिन उसका वजन 50 किलोग्राम से थोड़ा ज्यादा था और लगभग 7 या 8 मीटर लंबे अजगर का वजन लगभग एक वयस्क इंसान के बराबर था। 2 कुशल वयस्कों के लिए अपने नंगे हाथों से 7 या 8 मीटर लंबे अजगर को पकड़ना असंभव नहीं था। संगीन से 2 बार और वह अजगर ताओ यू का भोजन बन गया। लेकिन पानी के बैरल जितना बड़ा सिर वाला यह व्यक्ति ताओ यू की समझ को पूरी तरह से पलट देता है और दमन की एक अकथनीय भावना लेकर आता है। उसी समय ताओ यू ने जल्दी से अपने पिछले जीवन की फिल्मों और टेलीविजन शो की यादों को खंगाला। ऐसा लग रहा था कि उसने भी ऐसी ही कोई काल्पनिक रचना देखी थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ, यह उसी प्रकार का सांप था। इस समय ताओ यू को अंदर एक अजीब सी अनुभूति हुई। रसातल ने कई दुनियाओं को निगल लिया, जिससे बड़ी संख्या में दुनिया के टुकड़े बच गए और सबसे पहले विभिन्न काल्पनिक दुनियाएं प्रकट हुई। जब उसकी वर्तमान दुनिया पर रसातल द्वारा आक्रमण किया गया तो वह टुकड़ों से यह बता सकता था कि दुनिया के कई टुकड़े कहानियां और मिथक थे जो इस दुनिया में प्रसारित थे। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न नियंत्रणों के कारण कई कहानियां फीकी पड़ गईं और ताओ यू अपने माता पिता द्वारा बताई गई बातों से केवल सीमित जानकारी ही प्राप्त कर सका। लेकिन चाहे भाषा के माध्यम से या अन्य माध्यम से, ताओ यू को यकीन था कि यह पृथ्वी नहीं है और सभी कहानियां पृथ्वी से असंबंधित थीं। यहाँ तक कि बाहरी देवताओं से प्राप्त दिव्यता प्रमाण पत्र को भी संसार की इच्छा द्वारा मान्यता माना जा सकता है। लेकिन यहाँ पृथ्वी की फिल्मों और टेलीविजन शो जैसी चीजें क्यों दिखाई गईं? क्या यह उसी तरह की एक संयोगवश बनी किंवदंती थी, या फिर स्पेस टाइम विसंगति के कारण पृथ्वी से आया कोई टुकड़ा? क्या इसका मतलब है, क्या पृथ्वी को रसातल ने निगलना शुरू कर दिया है? अपने पिछले जीवन की यादों और संचय के साथ ताओ यू के पास बेतुके अनुमान और अनुमान लगाने की कमी नहीं थी, और उसने स्वयं भी कुछ अनुमान और निष्कर्ष निकाले थे। यहाँ तक कि स्पेस टाइम विसंगति भी इससे संबंधित हो सकती है, उससे संबंधित हो सकती है। और फिर अगले ही क्षण उसने देखा कि अजगर संभवतः सांप के मांस की गंध से आकर्षित होकर अपना बैग और पास में पड़ा कुछ मलबा एक ही घूंट में निगल गया। धत्तेरी की। अपनी अटकलों को किनारे रखते हुए ताओ यू बिना किसी डर के शाखा पर मजबूती से बैठ गया। उसने अपनी AK जैसी राइफल उठाई, अजगर पर निशाना साधा और फिर ट्रिगर दबा दिया। कार्बन आधारित जीवों पर गोलियों की मारक क्षमता पर भरोसा करते हुए ताओ यू को उस राक्षसी आकार के अजगर की परवाह नहीं थी। जब तक वह उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रहार कर सकता था, वह मर जाता। उसकी दृष्टि को देखते हुए ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह इसे जाने दे, है ना? लगातार खटखटाना। पीड़ा से पीड़ित अजगर ने तुरंत कुंडली बना ली और अपने झुंड तथा निगले हुए भुने हुए सांप के मांस के साथ ताओ यू की गोलीबारी की रेखा से तुरंत बाहर निकल गया, जिससे वह शाखा पर बैठा अवाक रह गया। मुझे पूरा यकीन था कि मैंने उसके सिर पर निशाना साधा था। किसने सोचा होगा कि आंखें और हाथ तो ठीक रहेंगे, लेकिन आग्नेयास्त्रों की गुणवत्ता अच्छी नहीं रहेगी। प्रक्षेप पथ बहुत ही अनिश्चित था। अध्याय 7 गोली। माँ और पिताजी ने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि मैं लंबी दूरी की शूटिंग करूंगी। ताओ यू पेड़ से नीचे उतरा और अजगर की छटपटाहट से बुझ चुकी आग और आसपास बिखरी हुई वस्तुओं को देखा। उसे एहसास हुआ कि उसे ध्यान केंद्रित करना होगा और बची हुई किसी भी उपयोगी वस्तु की तलाश शुरू करनी होगी। ऐसा नहीं था कि उनके माता पिता ने आग्नेयास्त्रों की गुणवत्ता की उपेक्षा की थी, लेकिन अस्तित्व केंद्रित इस वातावरण में दूर से गोली चलाना लगभग कभी भी आवश्यक नहीं था। दूर के खतरे का सामना करते समय पहला विकल्प आमतौर पर गोली चलाकर शोर मचाने के बजाय छिप जाना होता था। यह AK जैसी राइफल शक्तिशाली थी तथा इसकी विफलता की दर कम थी। यद्यपि नजदीकी दूरी से देखने पर यह सबमशीन गन जितनी अच्छी नहीं थी, फिर भी ताओ यू के हाथों में, जिसे आग्नेयास्त्रों की बुनियादी समझ थी, यह अभी भी काफी अच्छी थी।
उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि वह एक पेड़ की टहनी से गोली चलाएगा। सौभाग्य से पानी की बोतल को उबलने के लिए आग पर छोड़ दिया गया था, और हालांकि धातु की बोतल थोड़ी विकृत हो गई थी, फिर भी वह प्रयोग योग्य थी। पानी की बोतल के अलावा उसके शरीर पर केवल उपकरण ही बचे थे। उनकी मां द्वारा बनाया गया गाय के चमड़े का कवच कुछ हद तक सुरक्षा प्रदान करता था, और इसमें एक छोटी पिस्तौल भी लगी हुई थी, साथ ही 32 राउंड की पूरी मैगजीन भी थी। उनकी जांघ के बाहरी हिस्से पर चकमक पत्थर से बना एक बहुउद्देशीय खंजर भी था। साथ ही उनके पास एक एन सीरीज असॉल्ट राइफल थी जो अपनी सुंदर प्रक्षेप पथ के लिए जानी जाती थी, तथा 2 विखंडन ग्रेनेड भी थे। अपने आसपास का निरीक्षण करने के बाद ताओ यू की वर्तमान गतिशील दृष्टि और प्रतिक्रिया की गति का मतलब था कि उसे किसी भी छिपे हुए हमले के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। सुरक्षा की दृष्टि से जिन स्थानों पर विश्व की इच्छाशक्ति नए लोगों को उनके जागृति दिवस पर छोड़ती थी, वे आमतौर पर कम खतरे वाले क्षेत्र होते थे। अपने माता पिता, बड़े भाई, भाभी और चाचाओं के अनुभवों के आधार पर जागृति दिवस के दौरान अधिकांश समय संभवतः किसी को हथियार का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। मुख्य चुनौतियां पर्यावरण और अस्तित्व से संबंधित थीं। पर्यावरण के बाहर खतरे अक्सर जंगली जानवरों जैसे सियार, भेड़िए, बाघ, तेंदुए और भालू के साथ साथ विभिन्न जहरीले कीड़े और सांपों से होते थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उस अजगर को निश्चित रूप से एक खूंखार जानवर माना जा सकता है, लेकिन खतरे के मामले में वह औसत से कुछ ऊपर था। मुझे आशा है कि इससे भी अधिक अपमानजनक कुछ नहीं होगा। ताओ यू की आंखें हल्की सी चमक उठी। यदि यह वास्तव में उसकी स्मृति से उस फिल्मी दुनिया का एक टुकड़ा था, तो ये अजगर निश्चित रूप से युआनफोस के प्राणी थे। यद्यपि एक साधारण मनुष्य के रूप में उसका युआन बल भंडार बहुत अधिक नहीं था, फिर भी अतिरिक्त 15 से 20 अंक होना वर्तमान ताओ यू के लिए बहुत ही अच्छा लाभ था। युआनफोस की शुरुआती 1000 इकाइयां उसके माता पिता की ओर से उपहार थी। ये वह राशि थी जो वे कम से कम 3 या 4 महीने तक अपने वेतन में से कुछ भी खर्च न करके बचा सकते थे। यद्यपि वे दोनों अपेक्षाकृत कम जोखिम वाली नौकरियां करते थे, तथापि अनुभवी सैनिक के रूप में वे दशकों से इस क्षेत्र में कार्यरत थे। तथापि वे प्रतिदिन संयुक्त रूप से केवल 10 यूनिट युआनफोस ही कमा पाते थे। ताओ यू उस अजगर द्वारा वहन की जाने वाली युआन शक्ति को सिर्फ इसलिए कम नहीं आंकेगा क्योंकि उसने पहले ही 1000 इकाइयां लापरवाही से खर्च कर दी थीं। जागृति दिवस पर नए लोगों के लिए अनुकूलन की इस मानक अवधि के दौरान युआन बल हासिल कर पाना पहले से ही एक अच्छी बात थी। इसके अलावा, यदि यह वही विश्वखंड था जिसका उसने अनुमान लगाया था, तो वे अजगर एक अन्य प्रकार के युआनफोस आइटम, ब्लड ऑर्किड से संबंधित हो सकते हैं। युआनफोस आइटम को न केवल युआनफोस के रूप में सीधे अवशोषित किया जा सकता है, बल्कि उनके कई कार्य भी हो सकते हैं। ब्लड ऑर्किड आशाजनक लग रहा था। ये संभव था कि वह इसे सीधे उपभोग करने में भी सक्षम हो। सबसे पहले उसे यह पुष्टि करनी थी कि वह कंपनी के सभास्थल पर नहीं पहुंच सकता, न केवल इस आधे महीने के लिए, बल्कि उसके बाद भी कुछ समय के लिए, क्योंकि उसे इस वर्षावन में निर्जन अस्तित्व का खेल खेलना पड़ सकता है। ये विशालकाय अजगर अपनी संवेदनशील प्रतिक्रियाओं और सामान्य सांप से कहीं अधिक ताकत के कारण सामान्य जंगली जानवरों से कहीं अधिक खतरा पैदा करते थे, लेकिन साथ ही ये लाभ भी पहुंचाते थे। इससे पहले उसने पेड़ पर से 3 गोलियां चलाई थीं और अपनी अतिरिक्त मैगजीन के साथ उसके पास राइफल के लिए 87 गोलियां और छोटी कैलिबर वाली पिस्तौल के लिए 17 गोलियां बची थीं। हो सकता है कि वह इन बची हुई गोलियों को किसी तरह के लाभ में बदलने की कोशिश कर सके, इससे पहले कि वे पूरी तरह खत्म हो जाएं। फ्लोटिंग सिटी के वे 2 लोग, मुझे आश्चर्य है कि वे कहाँ हैं। वे शायद वर्षावन में नहीं हैं, और मैं संभवतः उस रेडियो वाले स्थान से बहुत दूर हूं जिसका उन्होंने उल्लेख किया है। मैं अभी भी संसाधन जुटाने और खुद में सुधार करने को प्राथमिकता दूंगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यथाशीघ्र क्षमता को वास्तविक शक्ति में बदलना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब मैं वापस लौटूंगा तो आउटर सिटी में ही रहूंगा। इस घटिया कंपनी के नियंत्रण क्षेत्र में केवल ताकत ही सबसे अच्छी सौदेबाजी है। उसने नीचे अजगर पर गोली लगने के बाद उसके द्वारा छोड़े गए खून के धब्बों को देखा और जिस दिशा में वे फैले थे, और एक गहरी सांस लेने के बाद ताओ यू उस दिशा में चलना शुरू कर दिया। अजगर, मैं आ रहा हूँ। अगर तुमने मेरा हिस्सा खा लिया है तो बेहतर होगा कि तुम उसे 2 गुना थूक दो। 1 घंटे बाद ताओ यू ने पत्तों के बीच से छनकर आती हुई मंद रोशनी को देखा और भौहें सिकोड़ लीं। यद्यपि यहाँ उनकी उन्नत दृष्टि प्रभावित नहीं हुई, फिर भी रात में वर्षावन अधिक खतरनाक होने वाला था।
बेसिक ब्रीदिंग टेक्निक संशोधित का अभ्यास और खंडित समय भी शाम तक खींच गया था। गोली मार दी और अभी भी बहुत तेजी से भाग रहा है। आखिरकार वर्षावन में ताओयू अपने रास्ते पर तेजी से नहीं जा सकता था। वह अजगर द्वारा छोड़े गए खून के निशान का अनुसरण कर रहा था। अजगर के लिए भी गोली लगने से हुआ घाव भरना इतना आसान नहीं था और ताओयू ने उस पर नजर रखी हुई थी। वह देखना चाहता था कि कहीं अजगर रास्ते में अत्यधिक रक्त की कमी से मर तो नहीं जाएगा। अब जब वह उसका इतनी दूर तक पीछा कर चुका था तो वह हार नहीं मानना चाहता था। जमीन पर गिरे पत्तों पर गाढ़े खून की बूंद और साथ ही दूसरे पक्ष द्वारा बनाए गए सांप के निशान को देखकर ताओयू ने भी चारों ओर देखा। वर्षावन में पल पल अंधेरा बढ़ता जा रहा था। छिटपुट शोर और अजीब सी आवाजें आ रही थीं और जैसे जैसे रोशनी फीकी पड़ रही थी वातावरण पाताल लोक जैसा होता जा रहा था। मैं अभी आधे घंटे तक पीछा करूंगा। यदि तब तक मैं उसे नहीं पकड़ पाया तो मुझे आग जलाकर आराम करना पड़ेगा। यद्यपि ताओयू की दृश्य क्षमताएं बहुत मजबूत थीं और उसे स्पष्ट रूप से न देख पाने का डर नहीं था, लेकिन वह आत्मसंतुष्ट भी नहीं था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पास के एक पेड़ के तने के पास जाकर उसने लापरवाही से एक संगीन से छाल को काटा और फिर अपने नंगे हाथों से छाल का एक टुकड़ा फाड़ दिया, जिससे उसमें से कई मोटे सफेद कीड़े निकले जिन्हें उसने अपनी पहले से ही फूली हुई जेब में ठूंस लिया। वर्षावन इसके लिए बहुत अच्छा था। भोजन हर जगह था और ये सभी उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन थे जो आग पर थोड़ा भूनने के बाद खाने के लिए तैयार थे। वो उन्हें कच्चा भी खा सकता था, लेकिन उसका शरीर अभी रोगों से प्रतिरक्षा करने में सक्षम नहीं था। यदि उसे दस्त हो गया तो परेशानी होगी। यद्यपि दस्त से उनकी ताकत पर कोई असर नहीं पड़ता और वे भोजन करके ठीक हो सकते थे, लेकिन यह ऊर्जा और समय की बर्बादी थी, इसलिए ये जोखिम उठाने लायक नहीं था। उसी समय उसने धीरे से गोलियों की आवाज सुनी जिससे ताओयू रुक गया। तब उसे एहसास हुआ कि वह अपने समूह के कुछ अन्य लोगों से टकरा गया होगा, क्योंकि भले ही टेलीपोर्ट गलत तरीके से स्थापित किया गया था, फिर भी उनके बीच की दूरी बहुत अधिक नहीं होगी। दुनिया के इस हिस्से में रहने वाले कुछ पात्रों से मिलने की भी थोड़ी संभावना थी, लेकिन वर्षावन के बीच में ये संभावना बहुत कम थी। इस तरह की दुनियाएं बेतरतीब ढंग से खुलती हैं और जरूरी नहीं कि वे उसे सीधे कहानी में उतार दें। कुछ विचार विमर्श के बाद ताओयू ने फिर भी गोलियों की दिशा में चुपके से जाने, वहां मौजूद लोगों का निरीक्षण करने और उसके अनुसार लक्षित निर्णय लेने का निर्णय लिया। चाहे जो भी हो, वर्षावन जैसे वातावरण में किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना बुरा नहीं होगा जो एक दूसरे की देखभाल करने और आराम सुनिश्चित करने के लिए अस्थायी रूप से एक साथ आ सके। मानसिक स्तर पर थकान केवल इस बात पर निर्भर नहीं थी कि व्यक्ति ठीक हो पाएगा या नहीं। हालांकि जैसा कि अंकलहू ने सलाह दी थी, अगर उनका सामना इनसिटी या उन जुड़वा बच्चों से हुआ तो उन्हें 2 बार सोचना होगा। दरअसल मौजूदा स्थिति पहले ही प्रारंभिक अनुमानों से काफी अलग हो चुकी है। यदि ये जुड़वा बच्चे थे तो अब समय आ गया था कि वे एक नया स्थान स्थापित करना चाहते थे और उन्हें मदद की आवश्यकता थी। यदि वह उनसे बच नहीं सकता था तो वह बस ये कह सकता था कि उसका डायनामिक विजन मैक्स स्तर पर था, जिसके परिणामस्वरूप संभवतः उसे प्रतिभा के रूप में अस्थायी रूप से भर्ती किया जा सकता था। मूल्यवान प्रतिभाओं का उपयोग किया जाएगा और जितना अधिक मूल्य होगा उतना ही अधिक लाभ होगा। विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार आकस्मिक योजना को समायोजित करना सबसे अच्छा विकल्प था। NOWELLBEIN.CO। वह निश्चित रूप से दिव्यता को अपने पास ही रखेगा और वह बुलेट टाइम का उल्लेख नहीं करेगा। लेकिन डायनामिक विजन ऐसी चीज नहीं थी जिसे उजागर नहीं किया जा सकता था, क्योंकि मैक्स स्तर पर इसकी क्षमता संभवतः जुड़वा बच्चों द्वारा विरासत में प्राप्त जन्मजात प्रतिभा से कमतर थी। हालांकि पिछले प्रसारणों से प्राप्त जानकारी के आधार पर वे संभवतः जंगल में नहीं थे, इसलिए यह उनका मामला नहीं होना चाहिए। 9 अध्याय 8 शिकार का समय बैकवोट। वर्षावन में चमड़े का कवच पहने, चेहरे पर मुहासे और शरीर पर सुदृढ़ एक युवक अपने सामने खड़े एक लंबे और दुबले छात्र पर लगातार दहाड़ रहा था, जो एक स्टील पाइप पकड़े खड़ा था। ये स्पष्ट रूप से युआन फोर्स का प्राणी है। ये हमारी आंखों के सामने से ही खिसक गया। तुमने इसे रोका क्यों नहीं? तुम्हें साथ लाने का क्या फायदा है? यद्यपि मुम्हासों से भरा ये युवक सामने खड़े दुबले पतले छात्र की ही उम्र का था, फिर भी उसका शरीर स्पष्ट रूप से अधिक मजबूत था, जो ये दर्शाता था कि वह नियमित रूप से बेहतर भोजन का आनंद लेता था। उसने ताओयू के समान चमड़े का कवच पहना था और अपने हाथ में एक असॉल्ट राइफल पकड़ी थी,
जो स्पष्ट रूप से लंबे और पतले छात्र की तेज स्टील पाइप और साधारण कपड़ों से बेहतर थी। अपने साथी की डांट का सामना करते हुए लंबा और पतला छात्र जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, चुपचाप एक तरफ खड़ा होकर सुनता रहा। कुछ देर तक गुस्सा निकालने के बाद लियू वेन ने झांग वेई की ओर देखा, जो ईमानदार था, और उसने कोई जवाब नहीं दिया और उसे थोड़ा अधिक सहज महसूस हुआ। अपनी निराशाजनक जागृत प्रतिभा के कारण उसका हृदय हमेशा आक्रोश से भरा रहता था और उसने बस इस अवसर का लाभ उठाकर उस पर भड़कने का प्रयास किया था। लियू वेन का बाहरी शहर के वातावरण में इतना मजबूत तरीके से विकसित होना और अच्छे उपकरण होना ये दर्शाता है कि उसके परिवार की स्थिति काफी अच्छी थी। उनके पिता के पास कीमती श्रेणी लड़ाकू प्रतिभा थी और वे सुरक्षा बलों में कार्यरत थे। उनके भाई बहनों की प्रतिभा भी खराब नहीं थी, सभी कुछ हद तक युद्ध से संबंधित थे। लेकिन किसने सोचा था कि वह स्वयं एक संवेदनशीलता की श्रेणी प्रतिभा को जागृत करेगा जो चिकन पसलियों की तरह बेकार थी। उनके लिए यह प्रतिभा एक नकारात्मक वृद्धि थी जो उनकी कई संवेदनाओं को बढ़ा देती थी। दर्द, खुजली, घुटन और अन्य संवेदनाएं तीव्र हो गई थीं, जो वर्षावन में सरासर यातना थी। उसे अपने भविष्य के बारे में भी अंधकार की लहर महसूस हुई। ये प्रतिभा रोजगार या विकास की संभावनाओं से रहित नहीं थी, लेकिन अधिकांश सहायक भूमिकाएं थीं जैसे कि ड्रग परीक्षण या कौशल मूल्यांकन। हालांकि आय बुरी नहीं थी, लेकिन वातावरण काफी भयानक था। यदि वह ऐसा काम नहीं करते तो उन्हें डर था कि कई बच्चे पैदा करने के प्रयास के बावजूद वे अधेड़ उम्र में भी नौकरी की तलाश में कतार में खड़े हो जाएंगे। इसके विपरीत उसके सामने मिट्टी के पैरों से पीड़ित अनाथ ने दावा किया कि उसके पास धीरज जोड़ वर्ग की प्रतिभा है। यद्यपि यह बहुत मजबूत नहीं था, लेकिन कम से कम ये लड़ाई के लिए कुछ हद तक फायदेमंद था, और प्रशिक्षण के साथ साथी की शारीरिक फिटनेस निश्चित रूप से एक साधारण व्यक्ति की तुलना में कुछ बेहतर होगी। जागृति दिवस समाप्त होने के बाद और वे वापस लौट आए तो कंपनी निश्चित रूप से उसे पालने के लिए कुछ संसाधन प्रदान करने के लिए तैयार होगी। पिता और मां के बिना वह शायद कुछ लोगों के लिए उसे अपने संरक्षण में लेने की प्रेरणा बन जाए। प्रयास करने पर वह व्यक्ति जीवन भर कभी भी तोप के चारे की सूची में शामिल नहीं हो सकेगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यद्यपि वे दोनों अभी भी मुख्य रूप से उस पर निर्भर थे, लेकिन उसका भविष्य पहले से ही दूसरों की तुलना में कम आशाजनक लग रहा था, जिसने लियू वेन के मुंह में कड़वाहट के साथ साथ नपुंसक क्रोध की भावना भी छोड़ दी। यदि उसे इस लानत भरे वर्षावन में रात में निगरानी रखने के लिए किसी की आवश्यकता न होती, तो उसे सचमुच दूसरे व्यक्ति पर हमला करने की इच्छा होती। आखिरकार जागृति दिवस पर मौतें सामान्य थीं और उसके गिये के साथ तो और भी अधिक। तुम यहाँ किस लिए खड़े हो? इसका पीछा करो। क्या तुम मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा? लियू वेन ने घबराए हुए झांग वेई को डांटा, जिसने जवाब में धीमी आवाज में ओह कहा और फिर धीरे धीरे स्टील पाइप के साथ उस दिशा की ओर बढ़ा जिस ओर अजगर भाग गया था। बचपन से ही अनाथ होने और अपनी चाची द्वारा तोप के चारे के रूप में रैंकिंग अंक प्राप्त करने के प्रतीक के रूप में पाले गए झांग वेई ने जल्दी ही अपनी स्थिति और परिवेश को पहचानना सीख लिया। किसी भी कौशल को सीखने का अवसर न होने के कारण दूसरों के बिना वर्षावन में जीवित रहना कठिन होगा, विशेषकर इस जैसे असामान्य रूप से बड़े अजगरों के साथ। यद्यपि वह भय से भरा हुआ था, फिर भी वह झाड़ियों को अलग करते हुए कांप रहा था, आगे की ओर घुमावदार सर्पीले रास्ते पर चल रहा था। उसके हाथ में बर्फीली स्टील की पाइप थी जो सुरक्षा का कोई आश्वासन नहीं दे रही थी। ये केवल सहनशक्ति की जोड़ श्रेणी प्रतिभा ही थी जो उसने जागृत की थी, जिससे उसकी शारीरिक शक्ति में अच्छी वृद्धि हुई, जिससे उसकी फिटनेस किसी भी युवान बल वृद्धि के बिना भी एक साधारण व्यक्ति से कहीं अधिक हो गई। पहले वह ईर्ष्या को भड़काए बिना अपना मूल्य प्रदर्शित करना चाहता था, इसलिए उसने अपनी प्रतिभा को एक जोड़ के रूप में कम करके बताया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उसने अभी भी अपने अस्थायी साथी को उत्तेजित कर रखा था, जिसमें शायद युद्ध की प्रतिभा जागृत नहीं हुई थी। उसे सच में डर था कि वह आदमी उसके खिलाफ हो सकता है। लेकिन ऐसे वर्षावन में जहां जीवित रहना हर किसी की सर्वोच्च प्राथमिकता थी, एक ऐसा साथी जो उसके आदेश पर जोखिम उठाए और रात में निगरानी रखे संभवतः जीवित रहने पर अधिक मूल्यवान था। झांग वेई ने कभी भी लियू वेन पर घात लगाकर हमला करने और अकेले जाने के बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि उसे आग्नेयास्त्रों का कोई अनुभव नहीं था और न ही उसके पास बचने के लिए कुछ अन्य कौशल थे। अकेले, यहाँ तक कि बंदूक के साथ भी उसे डर था कि खतरा ज्यादा होगा। जीवित बचना, ये वह अंतिम लक्ष्य था जो उन्होंने जागृति दिवस पर अपने लिए निर्धारित किया था।
अब एक अच्छी प्रतिभा के साथ वह वापस लौटने पर खुद को अच्छी कीमत पर बेच सकता था। ये भोर से पहले का अंधेरा था। उसे ये सब सहना ही होगा। और उसी क्षण उसने देखा कि आगे सांप का रास्ता अचानक मुड़ गया। कुचले हुए पत्तों और एक और मुड़े हुए टेढ़े मेढ़े रास्ते का अनुसरण करते हुए जैसे ही उसने सर्पनुमा रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए दिशा बदली, तो वह ये देखकर दंग रह गया कि रास्ता फिर से मुड़ गया था। रास्ते में मुड़ी हुई और टूटी हुई शाखाओं को देखते हुए झांग वेई ने संकेतों का अनुसरण करते हुए ऊपर की ओर देखा तो पाया कि वह प्राणी एक विशाल पेड़ पर चढ़ गया था और पीछे की ओर चला गया था। निगलते समय उसने धीरे से मुड़कर देखा तो एक विशालकाय सांप का सिर, जो पानी की टंकी जितना बड़ा था और खून से सना हुआ था, चुपचाप ऊपर से नीचे उतर रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक कुंडलित शरीर जो एक कसकर संपीड़ित स्प्रिंग जैसा था और जिसमें भयानक विस्फोटक शक्ति थी, पहले ही लियू वेन से कुछ मीटर पीछे दिखाई दे चुका था। सावधान, तुम्हारे पीछे। झांग वेई ने न केवल लियू वेन को बचाने के लिए बल्कि खुद के अस्तित्व के लिए भी तीखी चेतावनी दी। बैकवोट 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 बैकवोट। दहाड़ते समय वह अजीब तरह से चीख भी रहा था, अपने हाथ में स्टील की पाइप को लहरा रहा था और अजगर का ध्यान आकर्षित करने के प्रयास में विभिन्न हरकतें कर रहा था। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि लियू वेन के हाथ में जो बंदूक थी वही इस प्राणी से निपटने के लिए असली हत्यारा था। यदि अजगर उसकी ओर देखने के लिए मुड़ता, जो कि अधिक दूरी पर था, तो लियू वेन को गोलियां बरसाने और उसे मार गिराने का मौका मिल जाता। ऐसा नहीं था कि उनमें आत्म बलिदान की निडर भावना थी, बल्कि ऐसा इसलिए था कि उन्हें ऐसा करना पड़ा। लियू वेन, जो हमेशा अपने संवेदनशील कौशल के कारण थोड़ा विचलित रहता था, झांग वेई की तेज दहाड़ सुनकर चौंक गया। आखिरकार उन्होंने आने से पहले काफी विशेष प्रशिक्षण लिया था और बिना अपना सिर घुमाए ही उन्होंने बंदूक की नली उठाए और ट्रिगर खींच दिया। जैसे ही उसने अपना शरीर घुमाया, गोलियों की खड़खड़ की आवाज के साथ चिंगारियां उड़ने लगीं। इस तरह से उसने किसी भी संभावित हमले को डराने की कोशिश की और कुछ समय तक लड़ता रहा। हालांकि चूंकि पाइथन पहले ही पीछे से घात लगाकर हमला कर चुका था, इसलिए ये स्पष्ट था कि उसने अधिक खतरनाक लक्ष्य को पहचान लिया था। पहले तो ये छिपकर धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन अब जब इसे खोज लिया गया था तो इसके शरीर की कुंडलित मांसपेशियां अचानक बल के साथ फट गईं, जिससे तनाव मुक्त होकर यह आगे की ओर उछल पड़ा। अजगर के विशाल सिर ने गोलियों की आवाज को चकमा देते हुए एक तरफ से वार किया और लियू वेन को एक ही बार में मुंह में काट लिया। हड्डियों के टूटने की आवाज से अजगर की भयानक काटने की शक्ति का भी पता चलता था। शक्तिशाली प्रभाव से लियू वेन की हड्डियां तुरंत ही कुचल गईं और उसके आंतरिक अंग फट गए। यदि वह एक सामान्य व्यक्ति होता तो ऐसी तात्कालिक चोटें महसूस नहीं होती, लेकिन संवेदनशील कौशल से संपन्न लियू वेन फिर भी सुअर जैसी चीख निकालने में कामयाब रहा। ये चीख अजगर का युद्ध गीत प्रतीत हो रही थी, जिससे उसने अपने जबड़े की एक झट से उस चिथड़े गुड़िया जैसे शरीर को उछाल दिया और एक बार फिर जोर से काट लिया। गोलियों की आवाज और चीखें दोनों अचानक बंद हो गईं, और फिर अजगर का मुंह फूल गया, जिससे उसने शव को क्षैतिज दिशा से निगलने के लिए अनुकूल दिशा में स्थानांतरित कर दिया और उसे सामान्य सांप की गति से कहीं अधिक गति से निगल गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। सामान्यतः भोजन निगलते समय सांपों में हमला करने की इच्छा कम होती है तथा खतरा होने पर वे अपना भोजन उगल भी सकते हैं। लेकिन यह अजगर अलग था, जो लियू वेन के शरीर को निगल रहा था, जबकि उसका पानी के टैंक के आकार का सिर झांग वेई की ओर था, जो स्टील पाइप को पकड़े हुए था और तेजी से उसकी दिशा में रेंग रहा था। इससे झांग वेई, जो पूरी तरह से जम चुका था, के चेहरे पर निराशा के भाव आ गए और वह अपने स्टील पाइप को मजबूती से पकड़ने के लिए मजबूर हो गया तथा एक मोटे पेड़ के तने के सहारे टिक गया। उसने स्टील पाइप के पिछले सिरे को पेड़ से सटा दिया, फिर स्थिर दृष्टि से अपनी ओर रेंगते हुए अजगर को देखने लगा। लियू वेन के चले जाने के बाद उसे पता था कि वह अकेले अजगर से आगे नहीं निकल सकता। अजगर की गति और निपुणता स्पष्ट रूप से सामान्य सांपों से कहीं ज्यादा थी। वर्तमान क्षण उसके लिए हताश करने वाला आखिरी मौका था। आओ जानवर। जीवित रहने की इच्छा ने भय और निराशा पर विजय प्राप्त कर ली। वह यहाँ मरना बर्दाश्त नहीं कर सकता था, क्योंकि आखिरकार उसे वही युद्ध कौशल प्राप्त हो गया था जिसकी उसे लालसा थी। अजगर ने पहले ही अपने ऊपरी आधे हिस्से को कुंडलित करना शुरू कर दिया था, जैसे कि एक संपीड़ित स्प्रिंग किसी भी क्षण फटने के लिए तैयार हो। लेकिन तभी अजगर के विशाल सिर से अचानक खून की धार फूट पड़ी और उसी समय कुछ ही दूर से गोलियों की आवाज आने लगी।
असॉल्ट राइफल की शक्तिशाली गोलियां अपने लक्ष्य पर सटीक रूप से लगीं, जिनमें से कई तो सीधे उसकी आंखों में जा लगीं, जिससे पायथन लगभग तुरंत ही अशक्त हो गया। सांपों के आदिम तंत्रिका तंत्र के कारण मस्तिष्क में गोलियां लगने के बाद भी अजगर का विशाल शरीर हिंसक रूप से ऐंठ रहा था। बल इतना प्रबल था कि उसने कई शाखाओं को तोड़ दिया तथा विशाल वृक्ष को हिला दिया, जिसे एक ही थपकी में घेरने के लिए कई लोगों की आवश्यकता पड़ती। भयावह विस्फोटक शक्ति और कच्ची पाश्विक ताकत इस जंगल के अधिपति के प्रभुत्व की घोषणा करती प्रतीत होती थी। हालांकि ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि मांस और रक्त से बने अजगर का सिर मधुमक्खी के छत्ते में बदल जाने के बावजूद वह जीवित नहीं बच सका। यद्यपि अजगर का सिर जमीन पर गिर गया था और उसका शरीर अभी भी अचेतन रूप से हिल रहा था, फिर भी संभवतः वह मर चुका था। क्या आप कृपया जांच कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या यह मर चुका है? मैं आपको पीछे से ढक दूंगा। ताओ यू झाड़ियों से बाहर आया और झांग वेई को देखकर विनम्रता से मुस्कुराया। उसने पहले भी लियू वेन की डांट को हल्के से सुना था और अपनी पैनी दृष्टि से निगरानी रखते हुए दूर से देख रहा था। गोलीबारी के संबंध में पिछली गलतियों से सबक लेते हुए जब पाइथन ने लियू वेन पर हमला किया तो उन्होंने गोली चलाने का जोखिम नहीं उठाया तथा इसके बजाय वे उस स्थान पर गए जहां से गोली चलाने से पहले उन्हें यकीन था कि गोलियां अनियमित रूप से नहीं चलेंगी। परिणाम बहुत बुरा नहीं था। प्रारंभिक आकलन के अनुसार ये लंबा और पतला लड़का एक अच्छा अस्थायी साथी लग रहा था। ये स्पष्ट था कि वह अपनी स्थिति को अच्छी तरह समझता था और सहयोग कर रहा था। खुलकर बोलकर और पायथन का ध्यान आकर्षित करने का साहस करके उन्होंने दिखाया कि उन्हें वर्तमान स्थिति की अच्छी समझ है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मुझे ढकें। झांग वेई ने ताओ यू की ओर देखा, जो स्वर्ग से भेजे गए सैनिक की तरह आया था और उसे बचाया था। उसके चेहरे पर मिश्रित भावनाएं दिख रही थीं। ताओ यू के शब्द सुनकर झांग वेई उत्साहित हो गया और उसके मुंह से कृतज्ञता के शब्द बह निकले। उसने अपने कांपते पैरों को नियंत्रित किया और अजगर की ओर चल दिया। उसने अपने स्टील पाइप से अजगर के सिर को दबाया, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह पूरी तरह से मर चुका है। बैकवोट अध्याय 9 सेंधमारी बैकवोट। पत्तियों से मैगजीन पर लगे कीचड़ को पोंछते हुए ताओ यू ने 3 नई मैगजीन को अपने चमड़े के कवच की छाती पर बने स्लॉट में डाल दिया। यद्यपि मृत व्यक्ति ने संभवतः अपने साथ लाई गई सभी युआन फोर्स वस्तुओं को खा लिया था, फिर भी ताओ यू ने अपने शरीर से कुछ मैगजीनें भर ली, जिससे उसके खाए गए पैक की कमी पूरी हो गई। यह अजगर वह नहीं था जिसे उसने घायल किया था। अंदर केवल लियू वेन की लाश थी, उसका अपना बैग नहीं। इसके अलावा वह महसूस कर सकता था कि अजगर के शरीर से निकलने वाला युआन बल मृत्यु के बाद उसके मुंह में स्थित एक दांत पर एकत्रित हो रहा है। ताओ यू ने इस दांत को निकाला और इसे अवशोषित कर लिया, जिससे उसे लगभग 15 इकाई युआन बल प्राप्त हुआ और उसके आहार के बारे में कुछ जानकारी भी मिली। मानसिक प्रतिरक्षा के कारण ताओ यू पर अव्यवस्थित जानकारी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा तथा उसे अस्पष्ट समझ थी। यदि वह आगे बढ़ता रहा और जानकारी पूरी करने के लिए इसी प्रकार के अजगरों को मार सका, तो उसे 1 या 2 पुनर्ता संबंधित कौशल प्राप्त हो सकते थे। उनका संबंध गुप्तचरता और विस्फोटक शक्ति से होना चाहिए। कौशल की गुणवत्ता औसत हो सकती है, लेकिन ताओ यू के लिए, जिसके पास देवत्व था, वे अप्रसन्नता के योग्य नहीं थे। झांग वेई की ओर देखते हुए, जो कुशलतापूर्वक अजगर के शरीर को संभाल रहा था, सांप के मांस को टुकड़ों में काट रहा था और उन्हें आग पर भून रहा था, ताओ यू ने लियू वेन से मिली बंदूक को पोंछा और कहा, आपकी बंदूक चलाने की कुशलता कैसी है? अजगर के काटने से लियू वेन की असॉल्ट राइफल क्षतिग्रस्त हो गई थी, लेकिन अभी भी एक हैंडगन थी जिसका इस्तेमाल किया जा सकता था। ताओ यू की बातें सुनकर अजगर का मांस काटने में लगे और खून से लथपथ झांग वेई ने भी शर्मिंदगी भरी मुस्कान के साथ ऊपर देखा। मैंने कभी प्रशिक्षण नहीं लिया है। ये सुनकर ताओ यू ने तुरंत उसे अतिरिक्त बंदूक उधार देने का विचार खारिज कर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यद्यपि आग्नेयास्त्र का उपयोग सरल प्रतीत हो सकता है, लेकिन जिसने कभी इसे छुआ न हो उसके लिए ये काफी परेशानी भरा हो सकता है तथा इससे उसे स्वयं भी खतरा हो सकता है। इसके बाद उसने अपनी पिस्तौल को दूसरी जांघ पर लगे चमड़े के होल्स्टर में रख लिया। अजगर के दांत को अवशोषित करने और उस खंडित जानकारी को प्राप्त करने के बाद ताओ यू अभी भी इन अजगरों का शिकार जारी रखना चाहता था। इस समय झांग वेई को थोड़ा सा हथियार देने से वास्तव में सकारात्मक प्रभाव पड़ता, लेकिन चूंकि उसके पास आग्नेयास्त्र कौशल नहीं था, इसलिए ताओ यू उसके अभ्यास पर गोलियां बर्बाद नहीं करेगा।
नीचे कटे हुए अजगर के मांस की बड़ी मात्रा को देखते हुए ताओयू ने भी याद दिलाने के लिए कहा, बस अब बहुत हो गया, यह मांस तुम बाद में ले जाओगे। ओह ठीक है। झांग वेई ने कुछ अनिच्छा से उस नष्ट हो चुके अजगर के शव को देखा, लेकिन फिर भी कर्तव्यनिष्ठा से कटे हुए मांस को भूनने के लिए आग पर डालना शुरू कर दिया। बाहरी शहर में कुछ निर्दिष्ट स्थान हैं जो अत्यधिक कीमतों पर सामान बेचते हैं, जहां युआन बल की 2 इकाइयों से केवल 1 पाउंड मांस खरीदा जा सकता है, और फिर भी शिकारियों से खरीदते समय वे केवल 5 पाउंड में युआन बल की 1 इकाई की पेशकश करते हैं। अतः वास्तव में रसातल से वापस लाए गए अधिकांश मांस को या तो लोग स्वयं ही खा लेते थे या अपने रिश्तेदारों के बीच आदान प्रदान कर लेते थे। यद्यपि निजी बिक्री होती थी, लेकिन पकड़े जाने का मतलब था आपके द्वारा जमा किए गए अंकों का सीधे तौर पर नाश, जो कि तब तक शायद ही कभी होता था जब तक कि कोई हताश न हो। यही बात भोजन पर भी लागू होती है। सभी लोगों के लिए रसातल से लाने ले जाने की आपूर्ति की मात्रा सीमित होने के कारण निगम ने मूलतः बाहरी शहर के सभी लोगों के जीवन संसाधनों को एक सीमा के भीतर रखा तथा जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में समायोजन के माध्यम से इस पर कड़ा नियंत्रण रखा। झांग वेई ने जब सांप के मांस को भूनकर अपने बैग में भरा तो आसमान भी पूरी तरह से काला हो गया था। वर्षावन में रात वास्तव में एक अंधकार में जंगल होती है, चारों ओर पेड़ों की घनी छाया होती है तथा कैंप फायर की लपटें इसे राक्षसों के उन्मत्त नृत्य जैसा प्रतीत कराती हैं। फिर भी उनके बगल में इतनी बदबूदार और बड़ी अजगर की लाश के साथ ताओयू ने फिर भी झांग वेई से आग्रह किया, चलो जाने के लिए तैयार हो जाओ, यहाँ लंबे समय तक रहना सुरक्षित नहीं है। मैंने पहले एक और अजगर को घायल किया था, इसको नहीं, और यह आसपास ही हो सकता है। ठीक है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वे आराम तो कर सकते थे, लेकिन उन्हें कोई दूसरा स्थान ढूंढना था। अन्यथा न केवल अजगर बल्कि अन्य परेशानियां भी आकर्षित होंगी, और यदि वे इनका सामना कर भी लें तो भी वे ठीक से आराम नहीं कर पाएंगे। झांग वेई ने भी इसे समझा। पेड़ों की राल और शाखाओं से कुछ सरल मशाले बनाने के बाद उन्होंने एक हाथ में मशाल और दूसरे हाथ में स्टील की पाइप लेकर काम शुरू किया। आपकी जागृत प्रतिभा क्या है? क्या ये युद्ध से संबंधित है? बैकवोट बैकवोट बैकवोट। ताओयू ने झांग वेई के लंबे और पतले शरीर को देखा, जिसने बहुत कुछ झेला था और यहाँ तक कि एक अजगर को भी चीर डाला था, फिर भी अपनी पीठ पर लगभग 20 किलोग्राम सांप का मांस धोने के बावजूद उसमें अच्छी ताकत दिख रही थी, और उसने पूछने का फैसला किया। दूसरे पक्ष के पास अपनी एक प्रमाण सदैव प्रमाण विशेषता नहीं थी, इसलिए सामान्य स्थिति बनाए रखने के लिए एकमात्र स्पष्टीकरण पर्याप्त रूप से उच्च शारीरिक शक्ति सीमा होना था। भाई ताओ, मैंने जो प्रतिभा जगाई है वह धीरज की जोत है, झांग वेई ने आगे चलते हुए एक चापलूसी भरे लहजे में कहा। इस तरह का भारी काम मुझ पर छोड़ दो। जब तक तुम बाद में लाइन में रह सकते हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बस तुम्हारे पीछे चलने और वापस आने के लिए जीवित रहने की उम्मीद करता हूँ। उसके शब्द सुनकर ताओयू मोटे तौर पर समझ सकता था कि झांग वेई इतना आज्ञाकारी क्यों था। चूंकि उसके पास युद्ध कौशल था, इसलिए इस यात्रा में जीवित रहने से उसे एक निश्चित रैंक पदोन्नति मिल सकती थी। ऐसी आशा और उम्मीद के साथ उसके शब्द मात्र विनम्रता नहीं थे। जागृति के दिन बाहरी शहर के लोग आमतौर पर सिर्फ जीवित बचने की उम्मीद करते थे। अजगर को मार देने के बाद वे इसे एक अच्छी फसल मान सकते थे। इसकी तुलना में झांग वेई के लौटने के बाद भले ही उसने खुद को बेच दिया हो, उसे मिलने वाली कीमत और आय बहुत अधिक होगी। धीरज ई जोड़ को एक मानक मजदूर की प्रतिभा माना जाता था, जो ईगल आई की तुलना में युद्ध पक्ष में अधिक सहायक थी और समान स्तर के डायनामिक विजन के समान थी। इसे एक मानक लड़ाकू प्रतिभा माना जाता था। अपने माता पिता जैसी स्थिर नौकरी या उससे भी बेहतर नौकरी पाना उसके लिए असंभव नहीं था। हालांकि यह निश्चित था कि उनका कौशल स्तर वास्तव में ई जोड़ था या नहीं, इसमें कुछ अतिशयोक्ति हो सकती है। अच्छा, मेरी प्रतिभा डायनामिक विजन भी है, ताओयू ने झांग वेई को कुछ आत्मविश्वास देने के लिए अपनी प्रतिभा का खुलासा करते हुए कहा। मैं रात में भी स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ। अगर आप इसके बारे में सोचते हैं तो हम एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन मैं इन अजगरों का शिकार करना जारी रखने की योजना बना रहा हूँ। क्या आप वाकई मेरा अनुसरण करना चाहते हैं? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यदि उसका सामना जुड़वा बच्चों से हुआ होता तो वह अपना मूल्य बढ़ाने के लिए डायनेमिक विजन मैक्स प्रकट कर सकता था। लेकिन अब जब तक वह झांग वेई को नियंत्रण में रख सकता था, तब तक दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बी रैंक की लड़ाकू प्रतिभा।
भाई ताओ, तुम कमाल के हो। निश्चिंत रहो, जब तक तुम लाइन में रह सकते हो मैं तुम्हारा सहयोग करूंगा। झांग वेई ने प्रशंसा की। उसके दिल में वास्तव में आश्चर्य हुआ। डायनामिक विजन शायद सिर्फ एक मानक लड़ाकू प्रतिभा हो, लेकिन बी रैंक पर यह आसानी से किसी को सुरक्षा बलों में शामिल होने की अनुमति दे सकती है ना? शायद पर्याप्त प्रयास से किसी को आंतरिक शहर में प्रवेश करने का मौका भी मिल जाए। यह ऐसी बात थी जिसके बारे में वह सपने में भी नहीं सोच सकता था। फिर उसने कुछ अजीब ढंग से कहा, असल में मेरी प्रतिभा डी जो स्तर की है। मैं पहले किसी के साथ एक टीम में था और वह थोड़ा ईर्ष्यालु लग रहा था। चूंकि अब ईर्ष्या के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए झांग वेई अपना मूल्य थोड़ा बढ़ाना चाहता था। जहां तक जागृति दिवस से लाभ की बात है, झांग वेई को किसी भी प्रकार की उम्मीद नहीं थी। उसके पास खुद कोई मूल्यवान कौशल नहीं था, वह केवल प्रतिभा पर निर्भर था। इसे स्पष्ट रूप से कहें तो अब जब उसके पास युआन फोर्स था तो वह अपनी शारीरिक फिटनेस को बेहतर बनाने के लिए केवल कैलिस्थेनिक्स कर सकता था, जो बेकार और अक्षम दोनों था। चूंकि धीरज डी जोर ने न्यूनतम आवश्यकता को सुनिश्चित किया है, तो क्यों न सीमित युआन बल का उपयोग सक्षम लोगों का समर्थन करके अपनी ताकत बढ़ाने के लिए किया जाए। बुरा नहीं है, जितना मजबूत होगा उतना अच्छा होगा, ताओ यू ने लुभाया। मैं युआन फोर्स से जुड़ी कोई भी सामग्री ले लूंगा। अगर तुम अच्छा करते हो तो मैं तुम्हें सांप का मांस और लियू वेन की हैंडगन भी वापस लेने दूंगा। ताओ यू ने एक छोटी गाजर लटकाए। एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करते समय मात्रा संबंधी प्रतिबंधों के अलावा वजन संबंधी सीमाएं भी थीं। यही कारण था कि घर छोटी मोटी चीजों से भरे रहते थे। वजन सीमा व्यक्ति की अप्रभावित वहन क्षमता द्वारा निर्धारित की गई थी। झांग वेई के धीरज डी जोर के साथ उसे अंत में 50 किलोग्राम का भार उठाने का मौका मिलना चाहिए। इसके अलावा लगभग 100 युआन बल की कीमत वाली एक साधारण हैंडगन भी झांग वेई के लिए अच्छी खासी रकम होगी। ताओ यू के माता पिता के लिए ऐसा लाभ आधे महीने के काम के बराबर हो सकता है। वह कुछ भी पेशकश नहीं कर सकते थे, लेकिन एक लक्ष्य निर्धारित करने और उसे बनाए रखने से दूसरे पक्ष की पहल को बेहतर ढंग से सक्रिय किया जा सकता था। धन्यवाद। मैं निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करूंगा। झांग वेई स्पष्ट रूप से कुछ उत्साहित दिखाई दे रहे थे। उसकी प्रतिभा असाधारण नहीं थी और अगर वह वापस जाकर खुद को बेच भी देता तो भी वह केवल शारीरिक श्रम के लिए होता, बस पहले से कहीं बेहतर जीवन होता। ऐसी फसल उसके लिए जोखिम उठाने लायक थी। इसके अलावा इस बड़े भाई के पास डायनामिक विजन भी प्रतिभा थी, जिसमें आग्नेयास्त्रों को संभालने का स्पष्ट आधार था और वह बेहद सटीक निशाना लगाता था। ये अजगर खतरनाक लग रहे थे, लेकिन फिर भी स्वीकार्य सीमा के भीतर।